जब भी हम लोग इस टाइप की वीडियो बना रहे होते हैं, इस टाइप के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं, तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में थोड़े से एक डायरेक्टिव्स देते हैं ऑडियंस को। मैं दोबारा वो देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एक स्टोरी की तरह देखिएगा। एंड में जाके लास्ट के टाइम स्टैम्प्स पे स्किप कर देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट टू फिनिश इस पॉडकास्ट को देखें ताकि आप समझ पाए कि इस पूरे स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड कौन पॉसिबली थोड़ा एक राइट साइड पर है, कौन पॉसिबली थोड़ा रॉन्ग साइड पर, क्योंकि ये बहुत ग्रे स्टोरी होने वाली है। हम लोग इतने सारे प्लेयर्स को कवर करने वाले हैं यहाँ पे, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो युवराज सिंह हो, जहीर खान, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही अंडररेटेड पीस होने वाले हैं इस पूरी स्टोरी के पजल में। वीरेंद्र सहवाग की बातें करनी है। ये सारे जो वर्ल्ड चैंपियंस थे, इनका करियर 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैसे खत्म हुआ और क्या उसमें धोनी का हाथ था, और अगर था तो कितना बड़ा हाथ था। क्या धोनी ही असली विलन है? ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल नैरेटिव है जो कि काफ़ी सारे एंटी धोनी फैंस के दिलों में रहा है, काफ़ी क्रिकेट फैंस के दिलों में भी रहा है जो कि 80s और 90s में क्रिकेट दिखा करते थे। प्लस आई थिंक जैसे जैसे लेजेंड्स ने आके इंटरव्यू दिए उसके बाद नेचुरली था कि सबके दिमाग में आना था वो। ये मैं स्टार्ट इस चीज़ से करूंगा और फिनिश भी इसी चीज़ पे करूंगा जो बहुत पॉपुलर एक स्टेटमेंट है, सब देते हैं कि 83 वाले वर्ल्ड कप की जो टीम है वो बहुत भाईचारे में रहती है, 2011 वर्ल्ड कप की वाली टीम है वो दूसरों को काटने में लगी रहती है। देयर इज एक्चुअली सम ट्रूथ टू इट। वो क्या है वो इस कॉन्टेक्स्ट को आज हम लोग पता लगाएंगे। इतने सारे स्टोरी लाइन्स और इतने सारे कैरेक्टर्स को मैं ब्रेक डाउन करना है। फॉर मी पर्सनली, अब तुम अपना बताना, मुझे लगता है ये मेरे अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेंसडे पॉडकास्ट है इस बार के। मतलब हमने जब विराट कोहली वर्सेस गांगुली वाली रिसर्च करी थी तो बहुत मजा आया था उससे पॉलिटिकल एंगल्स देखने में। आई थिंक ये शायद ट्रम्प कर देती है उसको। आई थिंक कर सकती है क्योंकि सारे लेजेंड्स की बात हो रही है एंड काफी सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। या काफी सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मतलब पर्सनली मेरे लिए वो थोड़ा ज्यादा था क्योंकि विराट कोहली इन्वॉल्व था उसके अंदर। बट हाँ, विराट कोहली की बातें इस पॉडकास्ट में भी होंगी वैसे, या थोड़ी बहुत तो होने वाली है क्योंकि वो फ्लैशेस दिखने वाले हैं इस चीज के। तो आई थिंक फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग रिसर्च टाइम्स दैट आई हैव हैड। बिना किसी डीले के टॉपिक सबको हमने क्लियरली लेड आउट कर दिया है। आई थिंक शुरू कर देते हैं। एनी इनिशियल थॉट्स दैट यू वांट टू से बिफोर यू बिगिन? आई थिंक मतलब आई होप आप सबको ये इस चीज़ को, जैसे तुमने कहा कि एंड तक देखते हैं, क्योंकि वही एक ग्रे एरिया वाली स्टोरी है। मेरा एंड में भी थोड़ा ऐसा ही सॉर्ट होने वाला है। यू कांट से कोई एक बंदा एकदम ही सही है, कोई एक बंदा एकदम ही गलत है। आई थिंक शायद स्कोप है, बट वी विल सी। आई थिंक सबका अपना नजरिया होता है एंड वो आई थिंक आप सब लोग जो भी आपका नजरिया होगा हमें कमेंट में जरूर बताना ताकि हमें पता चले कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और मेंबरशिप जाके चेकआउट कर लो। अगर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स तक मैं सोच रहा था पहुंच जाते हैं दोनों चैनल्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो वी कैन स्लैश द मेंबरशिप प्राइसेस आल्सो। ये भी कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप चैट पे भी एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो हमारी फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट को जाकर भी ज्वाइन करिए, वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। जो पहला सेगमेंट होने वाला है विच इज गोइंग टू बी द ओरिजिन स्टोरी ऑफ MS धोनी द आउटसाइडर। देखो भाई, इस पूरे सेगमेंट का फाउंडेशन क्या होने वाला है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आगे जो डिसीजंस धोनी लेने वाले हैं, चाहे वो कुछ प्लेयर्स का करियर खत्म करना हो, चाहे उनको प्रोटेक्ट करना हो, उसके पीछे उनकी ओरिजिन स्टोरी की, वो टीम में आए कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। वो टीम के डायनामिक्स क्या है ना, वो पता होने चाहिए। प्लस किस सिचुएशन के अंडर आए थे वो, क्योंकि देखो, और यह चीज़ हमने हमेशा से मेंटेन करी है। आपने कहा हमारे बाकी पॉडकास्ट सुने, आपने हमें ये लाइन बोलते सुना होगा, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, ये सारे जो जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं, गौतम गंभीर भी उसी टाइम के अराउंड, सब लोगों ने मोस्टली धोनी से पहले डेब्यू कर दिया था। युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स ने तो 4 साल पहले डेब्यू कर दिया था। ऑल्दो ये सब सेम एज के हैं, आई थिंक 1983 के आसपास के, सब सेम बैच वाले ही हैं, सब सेम बैच वाले हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने धोनी की मूवी देखी, अगर आपको ज्यादा रिसर्च ना भी करनी हो, तो यू वुड नो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह सेलेक्ट हुए थे एंड महेंद्र सिंह धोनी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। जब वो टीम आई थी सौरव गांगुली के अंडर, सौरव गांगुली भी उस टाइम पे नए कप्तान थे, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई मैच फिक्सिंग के स्कैंडल से हम निकल के आ रहे हैं, अब मुझे जो टीम बनानी है ना, वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, और मैं जिन प्लेयर्स को लूंगा, जिन यंगस्टर्स को लूंगा, उनको पूरी सिक्योरिटी दूंगा, पूरा ट्रस्ट दूंगा कि तुम टेंशन ना लो। अब मुझे पता तुम नए लोग हो, शायद तुम 10-15 मैचेस के लिए परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट तुम ड्रॉप नहीं होगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम में एक रेगुलर बनाने का बहुत बड़ा हाथ सौरव गांगुली का है। आई थिंक ऑब्वियसली मतलब हम लोग अगर वो मूवी को ही रेफरेंस कर लो तुम लोग, मैं ज़्यादा यूनिक टाइप के वो रेफरेंसेस दूंगा भी नहीं ताकि सबको समझ में आता रहे। तो यू विड सी हाउ धोनी के जो स्टार्ट हुई थी, पहले मैच रन आउट हो गए थे, पहली सीरीज कुछ खास गई नहीं थी, उसके बाद भी धोनी को बैक करना और फिर उनको नंबर 3 पर बैटिंग कराना, ये सिर्फ और सिर्फ गांगुली का हाथ था इसके ये पीछे। पूरा सीक्वेंस मूवी के अंदर था, कैसे उसके दोस्त वो सब दुखी हो रहे थे जब वो पहली आउट हो जा रहा था, Correct. एंड उसके बाद भी उन्हें चांस दिया गया था अल्टीमेटली। आई थिंक वो कॉल पे भी वो दिखाते उसे कहते हैं कि थैंक यू कैप्टन समथिंग करके। हाँ, एंड दिस मीन्स कि धोनी का जो करियर आगे जाके बना है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी दैट ही वाज गिवन बाय सौरव गांगुली। और सिक्योरिटी जो ये वर्ड है ना, ये बहुत क्रूशल होने वाला है आगे जाके, तो इसको दिमाग में रखना सब लोग। यहां से धोनी एक रेगुलर प्लेयर बनते हैं टीम के अंदर। धोनी और युवराज सिंह की फिनिशिंग की चर्चा होनी बहुत शुरू हो जाती है। इनफैक्ट सबको लगता है बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो लोग। इस टीम में उस टाइम पे ये सारे लेजेंड्स जो सेम एज के थे, ये सचिन गांगुली वाली जनरेशन के गाइडेंस के अंडर नए सुपरस्टार्स बनने वाले थे। ठीक है, युवराज सिंह क्योंकि टीम में बहुत पहले से थे और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पहले से ही काफ़ी दिखी हुई थी लोगों को, तो इट वाज अज्यूम्ड कि जब नेक्स्ट जनरेशन को बेटन पास करने की बारी आएगी तो युवराज सिंह ही कैप्टन बनेंगे। जो हमारा 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, जब वो ग्रेग चैपल के साथ जो हॉरिबल इंसिडेंट होता है, जब राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में हम लोग हार जाते हैं, ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, उस टाइम पे राहुल द्रविड़ ने वो वर्ल्ड कप हारने के बाद अपने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था। और तब ड्रेसिंग रूम में बात ये हुई थी कि टेस्ट मैचेस के लिए तो सचिन तेंदुलकर को वापस कप्तान बनाया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो जो पूरा ड्रेसिंग रूम था वो सचिन तेंदुलकर को भाई भगवान ही मानते थे, सब लुकअप करते थे उनके लिए। प्लस बाई द काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ही हैड, इट मेड सेंस। ऑल्दो क्या वो कप्तान होने चाहिए थे? मेरे हिसाब से नहीं। इनफैक्ट सचिन के हिसाब से भी उनको ये लगता था कि उनको कप्तान नहीं होना चाहिए, विच इज़ वाई उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। ड्रेसिंग रूम चाहता था कि लिमिटेड ओवर्स में युवराज सिंह नए कप्तान बने एंड टेस्ट मैचेस में सचिन कप्तान बने। आई थिंक इट वाज मोर और लेस गिवन, सब मान चुके थे ये कि हो ही जाएगा अल्टीमेटली वो क्योंकि देखो युवराज सिंह उससे पहले वाइस कैप्टन थे। तो पता ही था ना अब नेक्स्ट कैप्टन कौन बनना है। और उस टाइम पे वाइस कैप्टन वाली जो पोजीशन थी उसकी थोड़ी बहुत इज्जत होती थी। आज के टाइम पे तो रैंडम होता है कुछ भी। तो उस टाइम पे थोड़ी रिस्पेक्ट और थोड़ी कंटिन्यूटी मेंटेन होती थी स्ट्रीक में, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और ये वो पहला मोमेंट है जहां पे हम लोग को कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बिटवीन दिस होल ग्रुप, जो ये दोस्तों का ग्रुप था, युवराज, सहवाग, हरभजन जितने भी थे, एंड महेंद्र सिंह धोनी। नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट और धोनीज फॉल्ट, बट बिकॉज टीम की फेट डेस्टिनी ही ऐसी थी एंड सिलेक्टर्स का सोचना भी ऐसा था। क्योंकि उस टाइम पे वेंगसरकर, जो कि योगराज सिंह के बहुत जिगरी दोस्त थे, वो उस टाइम पे इंडियन टीम के सिलेक्टर भी थे एंड उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया लिमिटेड ओवर्स का ओवर युवराज सिंह। ऐसा भी बोला जाता है कि राहुल द्रविड़ ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था महेंद्र सिंह धोनी का नाम फॉर द नेक्स्ट कैप्टन। एंड सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि धोनी को कप्तान बना दो। तो ऑल्दो वेंगसरकर के ऊपर वो काफ़ी भार आ जाता है, बोझ आ जाता है इस चीज़ का, जब भी योगराज सिंह भी बात कर रहे होते हैं, बट रियलिटी इज कि उस टाइम पे जितने भी सीनियर्स थे सबने धोनी को एज अ पोटेंशियल कैप्टन देखा था। इसके पीछे का रीजन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उस टाइम पे धोनी ने कुछ बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं किया था एज अ कैप्टन। युवराज सिंह हैड मोर एक्सपीरियंस। रीजन कुछ भी हो, शायद उनको मेच्योरिटी दिखी हो, शायद उनको वो कूल हेडेडनेस दिखी हो, शायद उनको लगा हो हमें एक लो प्रोफाइल बंदा चाहिए, बहुत एक फ्लैम्बॉयंट बंदा नहीं चाहिए। कुछ भी हुआ हो, उसके चलते हुए महेंद्र सिंह धोनी को अगेंस्ट ऑल ऑड्स कैप्टन बनाया जाता है ओवर युवराज सिंह। युवराज सिंह की अगर आप बात के इंटरव्यूज भी देखोगे तो उनका यही कहना है कि हाँ, आई वॉज सपोज टू बी द कैप्टन, बहुत साफ साफ बोलते हैं। बट उसके बाद वो आगे ये भी बोलते हैं कि जब धोनी कैप्टन बने और हमने जीतना शुरू करा तो मुझे समझ में आया कि क्यों बना कैप्टन, और वो सही डिसीजन था। तो युवराज सिंह के दिल में कोई खटास है नहीं इस चीज़ को लेकर, और ये चीज़ क्लियर करना जरूरी है। बट योगराज सिंह जो है, आई थिंक नेचुरली एज अ फादर जब आपके बेटे को कैप्टनसी मिलने वाली हो, स्पेशली अगर आप योगराज सिंह और आपका दोस्त सिलेक्टर है भाई, तो आपको लगेगा ही कि वो कैप्टन बन जाएगा। बट एज यू सेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एकदम एंड मोमेंट पे अगर एकदम से धोनी को कैप्टन बना दिया जाता है तो एक आपको होप दी गई थी, वो आपसे होप छीन ली गई, और वो छीनी आपके दोस्त ने,
अब उसके पीछे ऑब्वियसली रीजंस होंगे, एंड सीनियर्स भी चाहते थे धोनी बने, तो वो बस क्रेडिबिलिटी और दिखाता है उनकी धोनी की, बट एज अ फादर आपको कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा। और इसी टाइम के अराउंड जब 2007 में उन्हें कप्तान बनाया जाता है, तो एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट है एज पर योगराज सिंह, हमने एक पॉडकास्ट में कवर कर रखा है, जब योगराज सिंह और धोनी को हमने डिस्कस किया था। उसको मैं जल्दी से थोड़ा सा एक छोटे कॉन्टेक्स्ट पे रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एज पर योगराज सिंह जब वो कप्तान बने थे, ये लोग एक मैच खेलने जा रहे थे इंडिया के अंदर ही, और वो होटल में रुकी हुई थी टीम पूरी। तो क्योंकि युवराज सिंह भी थे टीम में, तो योगराज सिंह होटल में एंटर करे थे, एंड वेंगसारकर वहाँ पे बैठे हुए थे लॉबी में। वो कहते हैं कि अरे भाई योगराज मेरे दोस्त, आओ तुम्हें सबसे मिलाऊं। तो योगराज कहते हैं कि सचिन एंड जो जितने भी सीनियर थे सबने मुझसे उठ के खुद मिले, सब मुझे पहचानते थे, अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे थे मेरी। बट महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ऐसे टेढ़ी आंखों से ऐसे देख रहे थे उनको, कोई जवाब नहीं दिया। जब वेंगसारकर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि ये युवराज सिंह के पापा हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं करा, उठ के चले गए वहाँ से। एंड एज पर योगराज सिंह, वहां से उनकी जो खटास थी कि ये कौन समझता है अपने आप को, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इंडियन, ने कहा था ना मेरा मन करा थप्पड़ मार दूं, वही चटाका मार दूं। तो भाई देखो, ये स्टोरी मैं पर्सनली तो बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, एंड बाय द वे स्टोरी का, इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि हम सच को अनरावल करने का ट्राई करें। तो हम लोग ऑन द वे जैसे से बातें होती रहेंगी, आगे कई सारी शॉकिंग बातें हैं जो कि सच है एक्चुअली में, बट ये मुझे नहीं लगता कि सच था। हो सकता है योगराज सिंह ही एक सही इंसान और हम सब बेवकूफ हैं जो कि हम मान नहीं रहे उनकी बातों को, बट मुझे इन माय लॉजिकल सेंस नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। थोड़ी एग्जैजरेशन मुझे दिखती है वहां पे। रिगार्डलेस, जब ये कैप्टेंसी का पूरा इशू आता है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ही हम लोग किस्मत से वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं विद अ होल बंच ऑफ यंगस्टर्स। रोहित शर्मा जैसे लोग डेब्यू कर रहे थे वहाँ पे। तो ये जो नई जनरेशन आती है जिससे जीरो एक्सपेक्टेशंस थी, इंडिया एक भी T20 वर्ल्ड कप इससे पहले नहीं खेली थी, क्योंकि ये पहला T20 वर्ल्ड कप था। एक T20 मैच ही खेली थी, एक T20 मैच खेली थी। राहुल द्रविड़, सचिन गांगुली सबने डिसाइड किया था कि फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन क्रिकेट हम लोग T20 फॉर्मेट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पे यंगस्टर्स को चांस देते हैं, हम वैसे भी यहाँ पे जगह क्यों खाएं जहाँ बस कम साल बचे हुए हैं। तो वो टीम आउट ऑफ ऑल ऑड्स परफॉर्म कर देती है, धोनी के कैप्टेंसी के अंडर करती है, जो चीज़ उससे पहले इतने सालों तक नहीं हुई थी। ऑल्दो पता है ये बात भी है, हम लोग 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीते, अभी जितना सेलिब्रेट करा जा रहा है ना इस वर्ल्ड कप को, उतना 2007 में उस T20 वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट नहीं करा गया था यार, उतनी इज्जत भी नहीं होगी ना उस क्योंकि वो पहली बार हो रहा था, तो लोगों को पता था कि चलो आ गया अच्छी बात है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है 2011 वर्ल्ड कप। तो अब क्योंकि भाई तरस गए थे, तो था कि भाई T20 वर्ल्ड कप की भी अपनी जगह है थोड़ी। एग्जैक्टली। उस टाइम पे उतनी रेलेवेंस थी नहीं, इवेंचुअली बनी जब इंडिया जीती। तो जब इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत के आती है, धोनी की एक्सेप्टेंस एज अ कैप्टन अच्छी बन जाती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। काफ़ी सारे रूमर्स थे उस टाइम पे कि बाकी लोग कप्तानी चाहते थे, बट उस चीज़ को भी, क्या वो सच है गलत है, हम लोग पॉडकास्ट के एंड आते आते तक एक्सपोज कर देंगे पूरा अच्छे से। मेन इशू, अब हमने यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, द इनिशियल हॉरर्स। ये जो पहला टाइम था परहैप्स जहाँ पे हमें मीडिया के सामने ये सब होते हुए दिखाना, वो था 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। अभी जो हमने ओरिजिन स्टोरी कवर करी है, यहाँ पे ये सब बिहाइंड द सीन्स हुआ है, जो कि हम लोग मतलब बातों बातों में सुनते हैं, कभी ये चीज़ मीडिया के सामने नहीं हुई। बट अब ये जो पहला इंसिडेंट हो रहा है ना, ये मीडिया के सामने हुआ है। 2009 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह एंटर कर रही थी। क्रिकेट की हिस्ट्री का सिर्फ दूसरा T20 वर्ल्ड कप था ये। उस साल वर्ल्ड कप से पहले IPL हुआ था, एंड IPL में वीरेंद्र सहवाग को एक शोल्डर इंजरी थी, जिसको उन्होंने चूज करा कि वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे, IPL पूरा खेलेंगे। एंड मैं सहवाग को बहुत जगहों पे डिफेंड करने वाला हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई डिफेंड कर सकता है। आई थिंक हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने भी हमें ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा दोनों जगह ये चीज़ बोली हुई है कि उस टाइम पे वो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। कुछ ऐसा था कि वो कंधा उठा नहीं पा रहे थे, यहाँ 90 डिग्री तक भी नहीं ला पा रहे थे, बट स्टिल उन्होंने चूज करा कि वो IPL खेले। अब उसके पीछे आप रीजन कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा रीजन था वहां पे खेलने का, कुछ लोग और कुछ कहेंगे। वो IPL का भी इट वाज जस्ट द सेकंड सीजन, तो उस टाइम पे दिल्ली डेयरडेविल से वही है ना, प्रेशर होगा जो भी है, बट आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं। वही मतलब आपको कंट्री की प्रायोरिटी को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। वर्ल्ड कप था वहाँ पे, एज डिफेंडिंग चैंपियंस आप जा रहे थे डिफेंड करने अपने टाइटल को, तो वहाँ पे प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि एक गलती हुई सहवाग से। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, सहवाग ने वो पूरा IPL खेला,
कोई इंजरी नहीं थी इंजरी थी वहाँ पे उनको शोल्डर की, बट उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। आईपीएल पूरा खत्म होने का वेट करा और उसके बाद उन्होंने अपने शोल्डर पे जो सर्जरी कराई थी वो कराई। इसके चलते हुए क्या हुआ, अब क्या होता है ना भाई, शोल्डर की सर्जरी कराई, कोई भी जो ऐसे डेलिकेट जॉइंट्स होते हैं जैसे नी है या शोल्डर है, आप सर्जरी करा दो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके तुरंत बाद आपकी फुल मोबिलिटी आ जाएगी। वो थोड़ा फ्रीज हुआ होता है उस टाइम पे। जैसे मुझे भी याद है जब मेरा लिगामेंट टियर हुआ था नी में, मेरा तो बहुत छोटा था वो, मतलब मेजर टियर भी नहीं था, बट वो होता है भाई, नी पूरा बेंड नहीं हो रहा होता, फिर टाइम लगता है। अभी फिर आपको वो एक्सरसाइजेस दी जाती है ना ताकि आप पूरा स्ट्रेच करवा सको, मोबिलिटी पूरी रीगेन करने में काफी टाइम लगता है आपको। तो सहवाग का कंधा फिर भी मतलब इट वाज वेरी रॉ, अकड़ा हुआ था उस टाइम पे, पूरा सही से ऑपरेट नहीं कर रहा था। आपको थ्रो वो मारने को कह दिया, आपको पता नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं। क्रिकेट तो पूरा गेम ही कंधे का है भाई, बैटिंग कर रहे हो तो आपको कंधा यूज करना है, बॉलिंग कर रहे हो तो कंधा यूज करना है, फील्डिंग कर रहे हो तो थ्रो मारना है आपको। तो अब यहाँ पर इशू क्या हुआ कि सहवाग ने जब ये सर्जरी कराई, ऑल्दो ऑन पेपर वो फिर वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आ गए, पर क्या वो मैच फिट थे खेलने के लिए? अपेरेंटली ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे टीम में से ही या टीम के मैनेजमेंट में से ही कोई बंदा न्यूज़ ये लीक कर रहा था ओके मीडिया वालों को, और उस टाइम पे मीडिया ने ये रिपोर्ट्स आनी शुरू कर दी थी कि धोनी वर्सेस सहवाग अब शुरू हो चुका है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, धोनी नाखुश है कि इन्होंने सर्जरी नहीं कराई है अपनी, ये कराया वो कराया, एंड सहवाग का अलग कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये एक डिवीजन हो चुका है ड्रेसिंग रूम के अंदर। प्लस आई थिंक ऐसा भी था वहाँ पे पूरे टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो लगातार उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सहवाग से रिलेटेड कि उनकी इंजरी का क्या है, वो प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आ रहे हैं, एंड ऐसा कहते हैं कि धोनी थोड़ा अनॉय हो गए थे इस बात से। ये तो मैंने देखा ना रिसर्च करते पूरी प्रेस अच्छा कॉन्फ्रेंस। ओके ओके। तो क्या होता है, उस टाइम पे आप लोग ये याद रखिएगा कि ये 2009 की बात है, जस्ट 2 साल पहले ग्रेग चैपल का इंसिडेंट हुआ है। हाँ। तो मीडिया में वो परसेप्शन अभी है कि क्रिकेट टीम में डिवीजन हो जाता है 2 भागों में, वो अभी तक फ्रेश है दिमागों में सबके। तो अभी यहाँ पे धोनी वर्सेस सहवाग होना शुरू हो जाता है। अब वर्ल्ड कप शुरू होने के जस्ट पहले MS धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, एज अ कैप्टन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हो वर्ल्ड कप में जाने से पहले, तो यूजुअली कैप्टन एड्रेस करता है क्वेश्चंस को, और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। वाइट कलर की वो ट्रेनिंग जर्सी में सब लोग होते हैं उसमें। धोनी आके एंटर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, और सब नोटिस करते हैं पूरी टीम एंटर कर रही है साथ में, 2 आए 3 आए 4 आए, फिर धीरे धीरे पूरी टीम आ गई, और धोनी आके फिर वो चेयर पे बैठते हैं, पूरी टीम खड़ी हुई थी, एंड एक मीडिया जर्नलिस्ट पूछता है कि ये वाई आर ऑल योर फ्रेंड्स है, मतलब क्या सीन चल रहा है एग्जैक्टली। तो धोनी कहता है कि आई हैव अ स्टेटमेंट टू मेक, एंड वो अपना पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें वो साफ साफ बोलते हैं कि ऑल दीज रूमर्स ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन माई सेल्फ एंड सहवाग, ये सब एकदम अनट्रू है। मीडिया को आउटराइट मतलब वो होता है ना कि आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो और झूठ फैला रहे हो, ऐसे करके बोला धोनी ने, एंड वो बस बोला, और उसके बाद खड़े होके पूरी टीम निकल गई, वॉक ऑफ कर गए सब वॉक ऑफ कर गए थे। या आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जो लोग भूल चुके हैं। आई थिंक हाँ, मतलब वो इतनी पहले हुई थी तो नेचुरली सब भूल जाएंगे, बट ऐसी चीजें आज के टाइम पे तो देखने को मिल ही नहीं सकती। तुम सोच नहीं सकते सब आज हो रहा हो तो। और मैं एक बात बताऊं, आज के मीडिया में ना उतनी हिम्मत भी नहीं है। मैंने जब इसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता हूँ, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं कह रहा हूँ ये ओपनिंग मैच से वर्ल्ड कप के पहले हुई थी। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जो तुमने कहा मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं है इस टाइम पे, उस टाइम पे जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे उनने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। ये अगली में होता है, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा अगली में होता है, वही बता रहा हूँ। तो ये था वर्ल्ड कप के पहले मैच से 1-2 दिन पहले की बात, आई थिंक 5 जून 2009 की बात थी जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर 9 जून को 4 दिन बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब दूसरा मैच आने वाला होता है उससे पहले। उस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाके देखेंगे तो धोनी ने वो पहन रखी है, जो जंपर होता है ना ब्लू कलर के इंडियन टीम का, वो पहन रखा था, स्लीवलेस, अंदर कुछ नहीं पहना था, और कैप डाल रखी थी उसमें। अब वो डार्क ब्लू कलर की जर्सी होती थी उस टाइम पे। अब उसमें क्या होता है, धोनी बैठा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मीडिया के सामने धोनी का ना शक्ल थोड़ी सी गुस्से वाली हो गई थी। एंड वो आप वीडियो सर्च करोगे, उसका टाइटल भी ऐसे MS धोनी लूजेस हिज कूल ऐसे करके कुछ है। okay. तब क्या होता है, MS धोनी ऐसे बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ में मीडिया मैनेजर थे मेरे ख्याल से, वो जो भी जेंटलमैन थे। मीडिया में से एक बंदा उठ के पूछता है कि यार सहवाग का क्या अपडेट है। MS धोनी अनॉय होना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं जो भी ये सीन है एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है, हम लोग BCCI को इन्फॉर्म कर देंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है।
तो मीडिया वाला पलट के पूछता है बट आप कैप्टन अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, बात कंप्लीट करने वाला था, धोनी से घूर के बोलता है आई एम नॉट आंसरिंग एनीथिंग फर्दर ऑन दैट, ऐसे करके कुछ बोलते हो। ओके ठीक है, गुस्से मतलब वो देख रहा था कि अब ज्यादा हो रहा है। हाँ टोन कभी भी ऊपर नहीं हुई थी बट वो या एक्सप्रेशन से और बोलने के तरीके से दिख रहा था कि धमकी दे रहा है इंसान। उसके बाद परहैप्स धोनी को तुरंत रियलाइज हुआ कि मैं गलत टोन पे जा रहा हूँ, इसका ये लोग पतंगड़ बना देंगे, तो मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है। उसके बाद तुरंत वो शांत हो जाते हैं। वहां पर जो मीडिया वाले होते हैं वो ऐसा भड़के उस टाइम पे, और ये मैं पता है ये जनरली बता रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम पे नहीं दिखती है। मैं हमेशा प्लेस को डिफेंड करता हूँ बट पता है लोग ये भूल जाते हैं, जैसे कई लोग कमेंट भी करते हैं ना कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, या हम कौन होते हैं बोलने वाले। भाई तुम लोग सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हो स्पोर्ट के। अगर तुमने क्रिकेट देखना बंद कर दिया ना तो प्लेयर्स का लाइवलीहुड अफेक्ट हो जाएगा उस चीज़ से। अगर तुम किसी चीज़ के लिए पैसे और अपना टाइम दे रहे हो ना तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उस पर सवाल करने का। तो यहाँ पर मीडिया ना उस पूरे फैन बेस को रिप्रेजेंट करा करती थी उस टाइम पे। और तुम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देखना भी, मैं सबको रिकमेंड करूंगा। भाई लोग लिटरली आर्ग्यूमेंट पे आ गए थे धोनी से कि ये क्या चल रहा है, और जो मीडिया मैनेजर बैठा हुआ था उसको हड़काना शुरू कर दिया था भाई जर्नलिस्ट वो। हाँ कि और वो मीडिया मैनेजर ऐसे कह रहे सर 1 सेकंड ऐसे करके डिफेंसिव हो गया था पूरा। ओके और धोनी फिर वही ना कि ही हैज टू एक्ट वेरी कूल, थोड़ा वो हंसने की एक्टिंग और वैसे करना। आई थिंक धोनी हैंडल इट वेरी नाइसली, मीडिया मैनेजर हैंडल इट वेरी नाइसली। आज की डेट में तुम्हें होते दिखेगा नहीं। प्लस आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना है कि एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट गेटिंग पर्सनल, जब तक आप प्रोफेशनली सवाल उठा रहे हो तब तक सब कुछ वैलिड है भाई। और अगर हमारी कंट्री का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारा मेन ओपनर के ऊपर इतना डिलेमा है तो मेरा पूरा हक बनता है कप्तान से पूछने का कि क्या इशू है। या कोई क्वेश्चन इसमें किसी की बेइज्जती थोड़ी हुई है, कुछ ट्रोल थोड़ी किया गया, और क्रिकेट रिलेटेड ही है, क्रिकेट रिलेटेड है तो आप जवाब दो फिर। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। अब इसमें धोनी का एंगल क्या है, धोनी क्यों नहीं जवाब दे पा रहा था, ये भी हमें जानना जरूरी है। ऐसा भी बोला जाता है कि सहवाग का जब उन्होंने सर्जरी नहीं कराई IPL में, द टीम लीडरशिप वॉज ऑलरेडी नॉट हैप्पी। ठीक है, धोनी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। एंड ये मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ धोनी को। राइट एज अ कैप्टन आपका पूरा हक है बोलने का। अभी हमने मीडिया के लेकर उनका पूरा हक है पूछने का, तो धोनी का भी पूरा हक बनता है एज अ कैप्टन सहवाग को बोलने का कि क्यों नहीं कराई सर्जरी। और ऑन टॉप ऑफ दैट धोनी क्यों नहीं आंसर कर रहे थे, क्योंकि ऐसा था अपेरेंटली कि सहवाग की जब इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई उसके बाद, अब शोल्डर अभी फुल्ली 100% हुआ नहीं है, पर एग्जैक्टली कितना हुआ है कि वो खेल पाए या ना खेल पाए ये आप कैसे जज करोगे आप। और ये कम्युनिकेशन क्लियरली धोनी को दिया भी नहीं जा रहा था। तो धोनी इसलिए अनॉय हो रहे थे कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पीछे से मुझे कम्युनिकेट करा नहीं जा रहा सहवाग के थ्रू या फिर जो भी मैनेजमेंट है। अब मुझे तुम लोग की लाज बचानी पड़ रही है मीडिया के सामने, जबकि तुम मुझे ही पीछे से चाकू घोप रहे हो, बीच में फंसे हुए हैं, बीच में फंसा हुआ है। तो धोनी भी क्या करे उसमें। तो इस चक्कर में ना आई थिंक आई सिंपैथाइज विद धोनी, जिस तरीके से वो हालत हो रही थी। मीडिया का पूरा हक बनता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन धोनी का भी क्या पर्सपेक्टिव है वो भी समझना जरूरी है। तो आई थिंक यहाँ पे वी कैन नॉट रियली ब्लेम धोनी कि उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को आंसर करा वहां पर। आई थिंक एज अ कैप्टन वही ना कि कुछ कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें आप फंस भी जाते हो, बट वही आप कैप्टन हो तो आपको लेनी पड़ती है वो चीज। प्लस अब मुझे ये लगता है कि यहाँ पे क्लियरली एक डिसएग्रीमेंट था, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। इस सेगमेंट का नाम इनिशियल हॉरर्स है तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो फर्स्ट रूट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ना आने शुरू हो गए। और ये कि बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जिसको मैं पॉडकास्ट के एंड में ना कंक्लूड कर तक बताऊंगा। ये जो डिसएग्रीमेंट्स वाला पूरा सीन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस पूरे स्टोरी के क्रक्स का। अब यहाँ पर टीम का माहौल वॉज क्लियरली नॉट गुड। ठीक है, वो डिवीजन था, सहवाग का अपने रीजंस थे, धोनी के अपने रीजंस थे। इंडिया सुपर 8 में आकर एक भी मैच नहीं जीतती है एज डिफेंडिंग चैंपियंस, और एक बहुत ही गंदा वर्ल्ड कप कैंपेन हमारा खत्म हो जाता है जिसमें पाकिस्तान अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो वो होता है ना कि जले पे नमक और छिड़क दिया। वो पिछले फाइनलिस्ट थे, अब वर्ल्ड कप भी जीत गए। इसके चलते हुए आई थिंक ये पहला इंसिडेंट था जब सहवाग का धोनी से नाम जोड़ के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करी गई थी, एंड देयर वाज क्लियरली सम मीट टू इट। आप इसको ये नहीं कह सकते जो धोनी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम के साथ की सब बेसलेस है। इट वाज नॉट बेसलेस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे कोई ना कोई इशू तो था ही। प्लस इट वाज टोटली अफेक्टिंग द टीम। अगर वो पूरी टीम ऐसा आ रही है तो मतलब सब पे कुछ ना कुछ हो रहा है। सहवाग मैचेस नहीं खेल रहे थे फिर बीच में, तो अब आपका मेन ओपनर इतने अच्छे फॉर्म में वो नहीं खेल रहा,
तो कैप्टन को भी फर्क पड़ेगा, टीम को भी फर्क पड़ेगा ना। तो क्लियरली थिंग्स वर नॉट गुड, बट रिगार्डलेस अब यहां से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सारे डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए, और यही इस टीम की ग्रेटनेस है, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी की ग्रेटनेस है, ये सारे डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए अगले 3-4 सालों में जो माहौल बनाया इन टीम ने, उसी का आउटकम था कि हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता। और जो यूनिटी हमें 2011 वर्ल्ड कप में दिखने को मिली थी, ये सारे स्टार्स विद ऑल देयर ईगो सब साथ में खेल रहे थे एक टीम में, सबने अपनी ईगो छोड़ के इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था। प्लस आई थिंक इतना कमेंडेबल इसलिए भी है क्योंकि उस टीम को अगर कोई देख ले, आई थिंक द रीजन वाई लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद नहीं रखते, इट इज बिकॉज अब 2011 वर्ल्ड कप की मेमोरी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये सब लोग तो भाई जैसे हैं, तो मस्त तरीके से खेल रहे लोग, तो ऐसा हो कैसे सकता है कि लोग पहले लड़ रहे हो। 100%। इसलिए प्रोबेबली लोग वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद ही नहीं रखते आज के टाइम पे। इनफैक्ट अगर आप देखो भी तो इन सारे लेजेंड्स का सबसे जो मेमोरेबल मोमेंट है वो 2011 वर्ल्ड कप ही है, उसी से सबको याद कराया जाता है। आई थिंक धोनी क्योंकि अभी भी खेल रहे हैं तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। आज से 20 साल बाद जब धोनी रिटायर हो चुके होंगे तो उनको भी याद वैसे ही करा जाएगा, इस बंदे ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था। जब वो हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं 2 अप्रैल को, जब वो 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, सब इंडियन फैंस के दिलों में वही चीज़ थी यार, सचिन की फेरी टेल पूरी हो गई, 28 साल बाद हमें वो वर्ल्ड कप मिल गया। धोनी द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, हम 2 वर्ल्ड कप जीत गए धोनी के अंडर। युवराज सिंह बिगेस्ट मैच विनर ऑफ ऑल टाइम, गौतम गंभीर बिगेस्ट बिग गेम प्लेयर, हरभजन सिंह की पूरी लेगेसी हो गई है, सील हो गई है। जहीर खान द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, 21-22 विकेट लिए थे उन्होंने। इतना अच्छा चल रहा था ये पूरा जो नैरेटिव था इस पूरी जनरेशन के अराउंड। आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ था सब भूल चुके थे। भाई वो कहा जाता है ना कि लाइफ में जब हाईज आते हैं तो उसका लोज भी आएंगे। इस टीम ने, इस जनरेशन ऑफ, आई थिंक ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे स्टार स्टडड जनरेशन रही है आज तक की। ना इसके बाद कोई क्लोज आया और ना इससे पहले कोई क्लोज आया। सारे लेजेंड्स थे, सारे लेजेंड्स। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है और जो पूरी स्टोरी है, यहाँ पे अब जो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं द सीबी सीरीज इस सेगमेंट में, ये वो सीरीज है जहाँ पे एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, जहाँ पे मीडिया के सामने आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है कि क्या धोनी का कोई एजेंडा इन सबके अगेंस्ट, क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट शायद होने वाला है। और ये जो पूरा स्टोरी है कि ये वर्ल्ड कप लेजेंड्स को क्यों निकाला गया है ऐसे, देखो ऑफ कोर्स एक अब्रप्ट एंडिंग हुई है, पर ये चीज़ इतने चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वो सारे के सारे लेजेंड्स थे अपने आप में। ऐसा नहीं है कि आगे वाली जनरेशन्स में और इससे पहले वाली जनरेशन्स में कई सारे प्लेयर्स का करियर एकदम से एंड नहीं हुआ है, पर वो प्लेयर्स इतने बड़े लेजेंड्स ही नहीं थे कि उनकी चीज़ें लाइमलाइट में आ सकें। यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स इतने बड़े लेजेंड्स रहे हैं कि आप हर एक बंदे का करियर एंड करोगे ना, आप पे सवाल उठेगा। राइट। तो ये इस पूरी जनरेशन का ही बहुत बड़ा एक बून भी था और एक कर्स भी था। सो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट नाउ। एंड यहाँ पे हम लोग जो सीबी सीरीज थी उसकी बात करने वाले हैं, बट द पॉइंट इज कि इस सीरीज में आते हुए एक्सपेक्टेशन आई थिंक लोगों की क्वेश्चन में इसलिए थी क्योंकि इंडिया का जो अवे रिकॉर्ड था वो काफी खराब हो चुका था। वही बात है ना जो मैंने कहा कि जो हाईएस्ट ऑफ हाईज के बाद जो अपने लोएस्ट ऑफ लोज देखें, ये सारे प्लेयर्स से आप पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे करियर का लोएस्ट फेज क्या था, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग 4-0 हारते हैं इंग्लैंड जाके, जो टेस्ट सीरीज थी हमारी, व्हाइट वॉश होते हैं, और फिर 4-0 हारते हैं टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया जाके, व्हाइट वॉश होते हैं। ये पता मेरा भी वन ऑफ द इनिशियल मेमोरीज थी एज अ क्रिकेट फैन, जब हम लोग बाहर जाके खेल रहे थे। मतलब उससे पहले सब अच्छा चल रहा था। 2007 बाद के आसपास मैंने देखना शुरू किया था। साउथ अफ्रीका में मैंने ड्रॉ कर दिया था, न्यूजीलैंड में जीत गया था एक बार जब वो गंभीर ने वो नेपियर में वो इनिंग्स खेली थी। तो व्हाइट वॉश वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में था नहीं, ऐसा था कि एक मैच तो आदमी जीत ही सकता है। प्लस आई थिंक द पॉइंट इज आप वर्ल्ड चैंपियंस उस टाइम पे एग्जैक्टली जा रहे हो आप। तो जब मैंने वो 8-0 देखा ना एज अ किड, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी खराब हुई थी उस टाइम पे कि अगले कई सालों तक जब हम लोग एक भी टेस्ट मैच जीतते थे तो मुझे लगता था चलो बुरा नहीं है, ठीक है। वो तो फिर बाद में आके हमने जीतना शुरू कर दिया। बट दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन धोनीज कैप्टेंसी
एंड इट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द रिटायरमेंट ऑफ ऑल दीज लेजेंड्स। तो कुछ तो स्टोरी है यहाँ पे। प्लस आई थिंक अगर आप वो इंग्लैंड वाली सीरीज देखोगे जिसमें चार्नर हारते हैं, वो वर्ल्ड कप के जस्ट बाद होती है। ऑस्ट्रेलिया की चलो लेटर दैट ईयर सीरीज रिटायर हो जाते हैं उसके बाद। या सो उसके अंदर कुछ लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि काफी जो हमारे लेजेंड्स थे वो इंजर हो चुके थे उस सीरीज के अंदर। जहीर खान पहला मैच खेलते फिर उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है तो वो बाहर हो जाते हैं। युवराज सिंह सेकंड टेस्ट मैच में उनकी उंगली पे बॉल लग जाती है तो उसके चलते उंगली टूट जाती है। ब्रॉड की लगी थी शायद, स्टुअर्ट ब्रॉड की, और फिर वो भी बाहर हो जाते हैं। उसके बाद सहवाग ने पहले 2 टेस्ट मैचेस मिस करे थे क्योंकि उनकी कुछ आईसाइट प्रॉब्लम थी। फिर वो सर्जरी के बाद आए थे, दैट इज व्हाई यू सॉ कि वो 3rd टेस्ट मैच में चश्मे ला के खेल रहे थे। 2 डक्स थे उसमें, ये तो मुझे क्लियरली याद है। और 4 टेस्ट मैच भी कुछ खास नहीं खेल पाए थे। इवन हरभजन सिंह की एक बहुत फेमस कहानी है, वो 2 टेस्ट मैच खेल चुके थे। 3rd टेस्ट मैच में उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी, स्ट्रेन वेन आ रहा था, तो उसके चलते उनसे बोला कि आपको ड्रॉप करा जाएगा। द पॉइंट इज वो ड्रॉप होना चाहते नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं यहीं पे रिहैब कर लूंगा और मैं खेल लूंगा टेस्ट मैच, नेचुरली, बिकॉज उनका जो अगला टेस्ट मैच था वो उनका 100 टेस्ट मैच होने वाला था। एंड सो उन्होंने कहा था, बट ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ने माना नहीं। एंड भाई इसमें आप कुछ सही गलत नहीं कहोगे, अब पूरे करियर में उन्होंने 103 टेस्ट मैचेस खेले हैं। हाँ राइट। 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे किसी ने सोचा था कि हरभजन, जो कि अभी सिर्फ 30-31 साल के हैं, वो अब सिर्फ आने वाले टाइम में सिर्फ 3-4 टेस्ट मैचेस और खेलेंगे। वेरी स्ट्रेंज। उसके बाद उन्हें भी बाहर करा जाता है। देन ऑब्वियसली वो 4-0 हार जाती है पूरी टीम। वही मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लैंड में चलो आप तब भी कह सकते हो काफी लेजेंड्स मिसिंग थे हमारे। देन ऑस्ट्रेलिया में जो होता है, आई थिंक वहां पे मिसिंग थे, वो तुमने कवर नहीं, वो तो पहले बता दिया। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जब, उसमें आई थिंक वहां पे आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तो आपको जीतना चाहिए था। एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट फ्लैशेस दिखते हैं विराट कोहली के। या ये वो वाली सीरीज थी जब विराट कोहली के ऊपर भी सवाल था कि क्या ये टेस्ट प्लेयर हैं, जो कि आज भी है वैसे। पर उस टाइम पे था कि भाई ओडीआई में चलो उन्होंने अपना मार्क छोड़ना शुरू कर दिया, वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, बट अभी 22-23 साल के हैं, क्या ये टेस्ट मैचेस के लायक हैं? क्योंकि उस टाइम पे लेट्स नॉट फॉरगेट वो लाइनअप बहुत गोटेड थी, किसी को रिप्लेस करना है आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। विराट कोहली का पूरी सीरीज अच्छी नहीं गई थी, एंड फिर वो वन ऑफ द लास्ट मैचेस में आकर वो 100 मारते हैं और वहां से उनका करियर स्टेटमेंट आता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं ऊपर देख के, एंड वहां से उनका पूरा करियर ट्रांजिशन हो जाता है टेस्ट मैचेस में। वो वाला सीरीज भी है जहाँ पे ईशांत शर्मा और विराट कोहली को रिप्रिमांड भी करा गया था। विराट कोहली ने मिडिल फिंगर दिखाई थी क्राउड को, ये वही वाली सीरीज है। और फिर इन लोग को बुलाया गया था अपना ये मैच रेफरी के पास, उसने सीधा बोला था बेटा बैन कर दूंगा, कराते। उससे पहले कहा था कुछ हुआ नहीं, कुछ क्राउड लगी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर रखा, वहाँ पे फ्रंट पेज पे भाई साहब उंगली दिखा रहे थे। तो रेफरी ने कहा बेटा अगली बार वो बैन कर दूंगा। विराट कोहली का सॉरी सर, अगली आइंदा नहीं होगा। राइट। सो वो सीरीज से वो 4-0 हारते हैं। दिसंबर जनवरी में वो सीरीज चली थी। 2012 आ जाता है एंड फरवरी में नाउ अब हम सीबी सीरीज पे आते हैं, जो कि जिसमें 3 टीम्स खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका। बेसिकली एक ट्राई सीरीज थी उस टाइम पे, वन ऑफ द लास्ट ट्राई सीरीज ऑफ आवर जनरेशन। आई थिंक अब इस टाइम पे किसी को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा। और ये सीरीज पता है मुझे अच्छे से याद है पूरी, जब मैं देखी थी। बट ये सब जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा था ना, उस टाइम मैं बच्चा था, मुझे ये सब आइडिया नहीं था कि ये सब चल रहा था बिहाइंड द सीन्स, व्हिच इज व्हाई आई वाज सो फैसिनेटेड। इट वाज लाइक अ रिकॉल टू माय चाइल्डहुड आल्सो, क्योंकि ये सीरीज के मुझे सारे मैचेस बहुत अच्छे से याद है। अब इस सीरीज में आते हुए जो शौक लगता है सारे फैंस को, एंड परहैप्स दैट इज व्हाई वी से कि यहाँ से इंडियन क्रिकेट का जो पूरा मोमेंटम था वो शिफ्ट होने लग गया। एक ट्रांजिशन फेज आपको सॉर्ट ऑफ दिखना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि MS धोनी सीरीज से पहले आके कहते हैं कि हम इस सीरीज में एक रोटेशन पॉलिसी चालू करने वाले हैं। हमारे जो 3 ऊपर के प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर, ऑल्टरनेट कर करके एक बंदा इसमें से बैठेगा और किसी यंगस्टर को चांस दिया जाएगा। पहली बार देखा था उस टाइम पे, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऐसा कर भी सकते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर नाम इसमें ले लिया कि उनको ड्रॉप भी करा जा सकता है। दिस वाज सच अ बिग थिंग। तो पहला मैच जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है मेलबर्न में। अब यहाँ पे सहवाग को ड्रॉप करा जाता है, और ये ओडीआई सीरीज है बाय द वे। या एज आई सेड कि धोनी जो है पहले ही बता चुके थे रोटेशन पॉलिसी होने वाली है, तो चलो उस टाइम पे इतने क्वेश्चन नहीं हुए, पहले बता चुके थे। और ये क्यों था? क्योंकि आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में ओपनिंग तेंदुलकर एंड सहवाग, 1 डाउन गंभीर, उसके बाद विराट कोहली आते थे। अब विराट कोहली अपना मार्क छोड़ रहे थे, उनकी प्रेफर्ड पोजीशन नंबर 3 पे थी, तो यंगस्टर्स को भी ऊपर पुश करना था। आगे जाके रोहित शर्मा के साथ भी ये होगा, हम बात करेंगे। तो वही था कि 15 का वर्ल्ड कप की बात आपने 12 के वर्ल्ड कप से करनी शुरू कर दी थी। एंड आई थिंक ये चीज़ बाद में बोलेंगे भी, जब बोलेंगे मैं आपको सही से बताऊंगा उसका। बट पहले मैच में सहवाग को ड्रॉप करा जाता है, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ओपनिंग करते हैं और इंडिया ये मैच हार जाती है। काफी गंदे नोट पे स्टार्ट होती है सीरीज। सेकंड मैच पर्थ पे होता है अगेंस्ट श्रीलंका। अब यहाँ पे इस मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे सहवाग को भेजा जाता है
और सहवाग आके बोल देते हैं खुद ही कि भाई ये मैच तो मैं खेलने वाला हूँ। और उस टाइम पे इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम, उनने खुद ही ये चीज़ बोली थी कि रोटेशन पॉलिसी से हम सारे जो 3 लेजेंड हैं हमने अग्री कर रखा है, क्योंकि इस टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी चांस देना इंपॉर्टेंट है, ताकि इस सीरीज में आके ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में आके वो थोड़ा एक्सपीरियंस ले सके। तो वो ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे और सारे लेजेंड्स अग्री कर चुके थे। और क्यों लेना था ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में एक्सपीरियंस, वो भी मैं बताऊंगा। वो महेंद्र सिंह धोनी ने बाद में बोली थी इस चीज़ को। अब उस टाइम पे जब सहवाग खेलते हैं तो गौतम गंभीर को ड्रॉप करा जाता है, सचिन एंड सहवाग की ओपनिंग होती है और इंडिया ये मैच जीत जाती है श्रीलंका से। अब इस टाइम के दौरान मैंने विक्रांत गुप्ता को ये चीज़ बोलते हुए सुना था, उनने कहा था एक प्लेयर ने आके उनसे ये चीज़ बोली थी, इट इज सो सैड कि युवराज सिंह को कोई मेंशन नहीं कर रहा है इस टाइम पे। युवराज सिंह सीरीज नहीं खेल रहे थे क्योंकि उस टाइम पे उनको कैंसर हो चुका था। नवंबर के आसपास आई थिंक वो डिटेक्ट हो चुका था। इस टाइम पे वो यूएस में थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। एंड भाई किसी प्लेयर ने उनसे बोला था कि इट इज सो सैड, हमारे किसी टीम मैनेजमेंट के स्टाफ ने या फिर हमारे किसी प्लेयर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, प्री मैच प्रेजेंटेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें आके युवराज सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया। सिर्फ गौतम गंभीर वो थे जिनको एक बार मैन ऑफ द मैच मिला था, तो उन्हें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एक्चुअली क्वाइट डाइसी, मुझे समझ में नहीं कैसे हो सकता है भाई। कितनी शॉकिंग चीज है। अभी आपको वर्ल्ड कप जिताया उस बंदे ने, सब इतने भाई भाई की तरह, हाँ सब इतने भाई भाई की तरह हैं, और फिर एकदम से उनको कैंसर हो जाता है। वो ट्रीटमेंट के लिए यूएस गए और किसी ने एक चीज नहीं बोली उस टाइम। आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम को बुला के एक स्टेटमेंट देने का टाइम है कि सहवाग और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे ये नहीं हुआ कि आप युवराज सिंह के लिए एक स्टेटमेंट दे दो। ये एक्चुअली में अच्छी बात नहीं थी। आई थिंक इस टाइम पे जैसे हमने पहले कहा था कि कैप्टन को चीज बोलनी चाहिए, आई थिंक यहाँ पे आई वुड से एमएस धोनी की तरफ से बोलेगा। जब कंट्रोवर्सी हुई तो कैप्टन नहीं बोला ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अभी सहवाग आए थे, हाँ। बोलने को तो वही बोल सकते थे, हाँ। बट जो एक चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या आपको तो बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, दैट इज एमएस धोनी भाई। जब आप पहले वो चीज कर सकते थे तो आपको एटलीस्ट इतना तो बोलना चाहिए था, जब वो मतलब लिटरली मौत और जीवन का खेल चल रहा है उस टाइम पे। मतलब कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है भाई, लिटरली था कि कुछ टाइम और करता तो होते चांसेस के बचने के। एंड द फैक्ट दैट एमएस धोनी ने कुछ नहीं बोला, हाँ। कुछ तो बात थी यहाँ पे। आई थिंक मतलब इतना नॉर्मली हम लोग वी कांट जस्ट लेट दिस गो कि यार नहीं बोला होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मतलब ऐसी बात होगी कि इन लोगों ने पर्सनली बात कर ली होगी, अब उनको सामने नहीं बोलना, तो ऐसा नहीं होता है। जो इनके भाई क्रिकेटर्स के पूरे मीडिया मैनेजर्स होते हैं, पूरी टीम का एक मीडिया मैनेजर होता है, सबकी पीआर ट्रेनिंग होती है, सबकी खुद की पीआर टीम होती है। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड पीआर फॉर द टीम कि आप जाके युवराज सिंह के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट दे दो। कोई मना नहीं करता और ये रिकमेंडेशन 100% आता। प्लस भाई प्लेयर्स उनको खुद को भी पता है, हाँ? कि ये चीज होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक हम तो फोन पे पहले बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे मीडिया में आगे बोलने की क्या जरूरत है। अभी इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे सब लोग आके क्यों हर चीज को बखान करते हैं हर चीज का, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये पीआर का खेल है, करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो चीज होनी चाहिए थी और एमएस धोनी से वो चीज नहीं हुई उस टाइम पे। रिगार्डलेस, मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट मैच होता है वो एडिलेड में होता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तीसरा मैच। अब यहाँ पे पहले मैच में सहवाग ड्रॉप हुए, सेकंड में गंभीर ड्रॉप हुए, बारी थी सचिन तेंदुलकर की। सब ये सोचे थे सचिन तेंदुलकर को ड्रॉप करा जाएगा। एंड जो मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सब जर्नलिस्ट वेट कर रहे थे कि एमएस धोनी आए और हम पूछेंगे भाई इस बार कौन ड्रॉप होने वाला है। एंड वंस अगेन उस टाइम पे मीडिया की ये हिम्मत थी पूछने की। या आज के टाइम पे आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड उस टाइम पे टू एवरीवन सरप्राइज वहां पे अश्विन को भेज दिया जाता है। यंगस्टर जो कि उस टाइम पे नए आए थे टीम के अंदर, वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी जगह बना रहे थे हरभजन सिंह का, क्योंकि टेन्योर चल रहा था तब। एंड इसी सीरीज में अश्विन का भी बहुत आइकॉनिक मोमेंट है। आपको पता भी नहीं होगा, आपके दिलों में इतने सारे आइकॉनिक मोमेंट्स होंगे इस करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को लेके जो कि एक्चुअली में इस सीरीज में हुए थे, और आपको पता नहीं होगा कि वो इस सीरीज में हुए थे। अभी हम आपको रिलेट करके बताएंगे। तो जब अश्विन आते हैं तब जर्नलिस्ट सब पूछना स्टार्ट करते हैं कि भाई फर्स्टली अश्विन को क्यों भेजा गया। आई थिंक क्लियरली वो आंसर करना नहीं चाहते थे, ऑफ कोर्स। एंड सचिन, द फैक्ट कि सचिन पे सवाल है, इसलिए अगर उनने कुछ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा सीधा बोल दिया तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अगर धोनी एज अ कैप्टन आके बोल देते कि सचिन नहीं खेलेंगे तो इट वुड हैव बीन अ बिग इशू। तो बहुत स्मार्टली इन लोगों ने अवॉइड कर दिया उसको, अश्विन को भेज दिया जो कि उस टाइम में बच्चे थे। भाई क्या स्केपगोट करा गया पर बेचारे को, अश्विन को ना। हाँ भाई, उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगले मैच में कौन बेंच होने वाले हैं, और अश्विन इस बात पे थोड़ा भड़क गए। उन्होंने बोला कि यू शुड आस्क दिस फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, मुझे क्या पता होगा। एंड द फैक्ट कि उस टाइम पे जर्नलिस्ट ने वापस काउंटर क्वेश्चन करा कि टीम मैनेजमेंट ने आपको यहाँ पे भेजा है तो कुछ बता के भेजा होगा।
पर उसका वो जवाब दिया नहीं उन्होंने कुछ नेचुरली, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता नहीं पता होगा, आई एम वेरी श्योर उनको नहीं पता होगा। हाँ, उनको यही नहीं पता कि वो खेलने वाले मैच ही नहीं खेलने वाले। हाँ, आप डायरेक्टली लेजेंड के उस पर सवाल पूछ रहे हो, बट वहाँ पर जवाब नहीं देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। आई थिंक दिस वाज, अब इसको क्या एग्जैक्टली बोला जाए, क्योंकि एक यंगस्टर को भेजना इट वाज नॉट करेक्ट, बट वही है कि कंट्रोवर्सी हाँ अवॉइड करनी होती है प्लेयर्स को, उसके लेके उनने भेजा। बट ठीक है, मैच होता है। बट ये भी क्या है, ये पीआर ट्रेनिंग है ना। हाँ हाँ, आपको इतना पता है स्मार्टली कब करना है, तो आपको ये नहीं पता था कि युवराज सिंह के लिए कुछ बोलना चाहिए। राइट। हाँ, जब मैच होता है तो एक्चुअली में सचिन तेंदुलकर को ड्रॉप करा जाता है। दिस वाज प्रोबब्ली द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। ये थर्ड मैच था ना। ये भी नेट पे पॉपुलर एक नोशन है कि सचिन को ड्रॉप नहीं किया गया था, नहीं करा जाता है। हाँ, एक्चुअली में करा गया था। आई थिंक ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था। सहवाग और गंभीर का लोग तब भी समझ रहे थे, बट सचिन को ड्रॉप करना इट वाज अ सचिन को ड्रॉप करना मेंट कि मतलब ये सीरियस है रोटेशन पॉलिसी को लेके, फिर ये मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, शिट इज गेटिंग रियल वाली जो बात होती है ना। एंड इस मैच में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, एंड जब आप इस चीज को सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी फनी भी लगती है कि भाई इतना झगड़ा इतना खुल के कैसे हो रहा था। जब मैच होता है तो पहले जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है और 270 का टारगेट देती है। वो चेस करते हुए गौतम गंभीर 92 रन्स बनाते हैं, बट उसके बाद भी इंडिया जो है ट्रिकी फेज में आ गई थी, जहां पे वो हार भी सकती थी, जीत भी सकती थी। बट हमारे थाला आते हैं और गेम एकदम लास्ट ओवर तक ले जाके मैच जिता देते हैं। मुझे साफ साफ पता याद है, एक लास्ट ओवर में पता नहीं कितने 13 रन चाहिए थे, एक बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप, पिच्ड अप, और धोनी उसको ऐसे टेक कर मारता, बहुत लंबा छक्का था वो। और मतलब मुझे वो सीन लिटरली याद है। उसके बाद इंडिया मैच जीत जाती है थैंक्स टू धोनी एंड ऑफ कोर्स गौतम गंभीर, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप 2011 का रिपीट हो गया। एंड अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को ही मिलता है। इस बार वो इशू नहीं था कि धोनी का मैच मिलना है। एंड पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आके कहते हैं कि जीत तो गए हम लोग मैच, बट अगर मैं धोनी की जगह होता तो मैं 46 ओवर के आसपास मैच खत्म कर देता। नहीं, ये नहीं कहा था, ये कहा था कि हम लोग को मैच जल्दी खत्म करने का सोचना चाहिए, लेट नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा। ये एग्जैक्टली नहीं बोला कि धोनी की जगह में होता, वो तो ज्यादा हो गया भाई। आर यू श्योर? हाँ, 100%। अच्छा, ओके। उसके बाद ये कहा कि धोनी ने इसका काउंटर आंसर भी दिया था। ये शॉट्स धोनी के ऊपर ही थे क्लियर, हाँ, कि इतना एंड तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले खत्म करना चाहिए। एंड धोनी ने इसका जवाब भी दिया था बाद में, और उन्होंने कहा था कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको गेम खत्म करके आना चाहिए और इतना नीचे तक नहीं जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थोड़ी। और ये लोग डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, ये सब मीडिया में जाके एक दूसरे के थ्रू बोल रहे हैं, पर सबको पता है कि कौन किस पे शॉट्स ले रहा है। बात ये, आप मीडिया में जाके क्यों बोल रहे हो? आप आपस में बात कर लो ना बिहाइंड द सीन्स। विच इज़ वेरी, मतलब एज एन आउटसाइडर सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग मीडिया में जाके आपकी बुराई कर रहे हैं और फिर सेम ड्रेसिंग रूम में भी लोग हैं। कैसे वो इंटरेक्शन होता होगा ड्रेसिंग रूम में अंदर, इट इज़ वेरी। नहीं तो क्लियरली थिंग्स वर नॉट गुड। हाँ, नहीं सही तो नहीं थी, बट वही है कि समटाइम्स आप चुप रहते हो फिर, हाँ, अगर ठीक नहीं होती। द फैक्ट के लोग खुल के आके बोल रहे थे, वो मुझे बहुत शॉकिंग लगता है। और ये अभी सीरीज हो रही है, वर्ल्ड कप को 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, तो ये जस्ट मतलब आफ्टर दैट पीरियड है वर्ल्ड कप के बाद का। अभी तक वो दिमाग में कुछ है भी नहीं कि 15 वर्ल्ड कप में ये लोग खेलने नहीं वाले। उस टाइम पे सबके दिलों में क्लियर था कि इस टीम के काफी सारे प्लेयर्स खेलेंगे अगले वर्ल्ड कप में। उसके बावजूद अभी से ही इतना ड्रामा शुरू हो रहा है भाई। तो क्यों हो रहा है, वो ही समझना है बस हम लोगों को। आई थिंक अभी हम ऐसे ऐसे आगे जाएंगे, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोली हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए, उससे आपको थोड़ा बहुत क्लू मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ। जो नेक्स्ट मैच था एडिलेड में अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें सहवाग को ड्रॉप करा जाता है और ये मैच टाई हो जाता है। एंड जो नेक्स्ट मैच था उसके बाद ब्रिस्बेन जाते हैं लोग ऑस्ट्रेलिया से खेलने, वहां पे सहवाग को फिर से ड्रॉप करा जाता है और इंडिया हार जाती है। तो इंडिया का जो अभी तक सीरीज चल रही है कुछ खास अच्छी चल नहीं रही है काफी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार आप मैचेस जीते जा रहे हो, काफी मैचेस आप हारे हो अभी से। रोटेशन पॉलिसी इज नॉट वर्किंग आई थिंक, हाँ ये कह सकते हैं। एंड तब भी आप रोटेशन पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा। राइट। जो नेक्स्ट मैच था वो श्रीलंका के साथ था ब्रिस्बेन में। अब यहाँ पे MS धोनी अपना जो पूरा जो पॉलिसी है उनकी उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैच से पहले आके उनसे पूछा जाता है, और अभी तक 4-5 मैचेस हो चुके हैं। हाँ। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब इन तीनों को साथ में क्यों नहीं खिला रहे हो। उनने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत बड़े हैं, वी नीड फास्ट फील्डर्स, दे आर स्लो फील्डर्स। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि 2015 वर्ल्ड कप में स्लो फील्डर है इसलिए मैं तीनों को साथ में नहीं खिला सकता। 2015 वर्ल्ड कप में नेचुरली फिर एक यंगस्टर को आना पड़ेगा और उन्हें यहाँ पे इस टाइम पे एक्सपीरियंस देना इंपॉर्टेंट है। ये उनका पूरा एक्सप्लेनेशन था इस पूरी रोटेशन पॉलिसी को लेके। क्या पहले तो इस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं, क्या ये सही है?
सी वेरी ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ एक झलक में देखते हो ना तो आपको लगता है कि भाई क्या विजनरी मूव है। हाँ 3 साल पहले से बंदा सोच रहा है कि मेरे को अगले वर्ल्ड कप का देखना है। और इंडियन क्रिकेट में फाइनली कोई बंदा फील्डिंग को इंपॉर्टेंस दे रहा है। हाँ आई थिंक नेचुरली वो है, सही है। एंड द पॉइंट इज कि क्या वो तीनों फील्डर इतने स्लो थे एक्चुअली में कि उन्हें खिलाया ना जा सके। सचिन का वन ऑफ द बेस्ट थ्रोइंग आर्म्स माना जाता है, इतने तगड़े थे वो। प्लस गौतम गंभीर राइट नाउ वाज अराउंड 30। अगर आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हो, गौतम गंभीर 29-30 ऐसी कुछ, हाँ। ही इज इन हिज पीक राइट नाउ। या उसको क्यों रोटेट करवा रहे हो फिर? तो अपने आप को भी रोटेट कर लो, फिर बाकी प्लेयर्स को भी कर लो। क्योंकि MS धोनी खुद भी गौतम गंभीर की एज के ही हैं। हाँ तो इनफैक्ट बड़े हैं उससे शायद थोड़े से, 1 साल बड़े हैं शायद। मतलब नहीं, कुछ दिन बड़े हैं शायद। अच्छा ओके। या फिर पता है, मतलब दोनों सेम ईयर के हैं बट कुछ दिनों का फर्क है। जस्ट थिंक अबाउट गौतम गंभीर वंस। सहवाग आई थिंक उस टाइम पे 32-33 के हो गए थे। हाँ। सचिन का तो हमें पता था कि अब वो एंडिंग आ रही है। प्लस सहवाग का आई थिंक ऑलरेडी वो था कि ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ फील्डर, बट ही वाज अ गुड कैचर। इनफैक्ट आगे एक स्टेटमेंट आएगा ऐसा। या गौतम गंभीर को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है इसमें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। युवराज सिंह तो चलो अभी अवेलेबल ही नहीं थे तो उनकी बात अभी होगी नहीं। गौतम गंभीर भाई अभी 29-30 का है वो बंदा। आई थिंक 29-30 में अगर कोई सोच भी रहा है मेरे को नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलना है तो इसमें क्या भाई रोहित शर्मा 37 का है, वो कह रहा है मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलना है, तो सब ताली बजा रहे हैं। विराट कोहली को नेक्स्ट वर्ल्ड कप खिलाना है। या अब आप कहोगे फिटनेस अच्छी है उसकी, तो भाई गंभीर की एट 29-30 फिटनेस बुरी नहीं थी। आपने ये एकदम से लेबल कर दिया कि वो स्लो फील्डर्स है। और मैं यहाँ पे हिपोक्रेसी जो है ना, जो धोनी के स्टेटमेंट की है, वो मैं एक्सपोज करूंगा, क्योंकि आगे ये चीज हमें क्यों नहीं देखने को मिलती। फिर उसको भी ये बात करते हैं, कंटिन्यू ओके। करो। यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट निकली थी कि ये स्लो फील्डर्स हैं, इसके बाद अपेरेंटली सचिन तेंदुलकर बहुत गुस्सा हो गया था कि आपने ओपनली आके ये चीजें क्या बोल रहे हो भाई। बात आराम अंदर भी हो सकती है, बाहर जाके ये सब बोलने की क्या जरूरत है। एंड सचिन ने खुद कभी अपनी जिंदगी में किसी प्लेयर के लिए ऐसा नहीं करा था। प्लस द फैक्ट कि आज की डेट में भी अगर कोई भी करता है ना, अगर कल को विराट कोहली आके कहेगा कि ये भाई ये 3 फील्डर बहुत स्लो हैं, अपनी टीम के प्लेयर्स को बोल रहे हो आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों फील्डर स्लो हैं। कुछ आप और रीजन दे दो, कुछ भी थोड़ा एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दो। यू कांट से आउटराइट कि नहीं ये 3 फील्डर बहुत स्लो है। एज अ कैप्टन बहुत ही इररिस्पांसिबल था काइंड ऑफ, अगर आप देखो तो। प्लस जो हम लोग हमेशा इतनी तारीफ करते हैं MS धोनी की, दिस वाज टोटली अगेंस्ट इट। आप अपने टीम के प्लेयर्स का मोरल डाउन कर रहे हो भाई। 2011 के वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ये जो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो ये 2 साल है ना, इसमें धोनी वाज नॉट लाइक हिज ओरिजिनल सेल्फ, और टीम इंडिया वाज नॉट लाइक द पीक टीम इंडिया दैट वी सॉ इन द 2011 वर्ल्ड कप। ये दोनों चीजें कोइंसाइड करती हैं। धोनी की लीडरशिप, उनकी स्टेटमेंट्स और जो टीम की परफॉर्मेंस थी, ये सब एकदम ही डिफरेंट था जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे। अगर आप एज अ कैप्टन ये 3 लोगों के लिए मुंह पे आके बोल रहे हो ना, इट इज नॉट अ गुड साइड फॉर एनी प्लेयर। मैं समझ सकता हूँ आपकी थिंकिंग क्या। इनफैक्ट पता है, मैं आई एम नॉट इवन अपोजिंग। अगर आप सहवाग और सचिन को लेके बोल रहे हो ना कि आपको मतलब यंगस्टर्स को चांस देना है, क्योंकि 15 वर्ल्ड कप में तो अब ऑफकोर्स मोस्ट है कि आप नहीं खेलोगे, मेरे ख्याल से बहुत ही एक टफ मूव है। और गट्स है धोनी के पास ये करने की, तो बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए धोनी की इस बात के लिए। बट ये इस तरीके से आप नहीं कर सकते कंडक्ट अपने को, स्पेशली व्हेन यू आर नोन टू कंडक्ट योरसेल्फ वेल। ये बहुत ही इररिस्पांसिबल। आई थिंक बहुत वही मोरल डाउन करने वाला स्टेटमेंट था एक्चुअली में ये। बट द फनी थिंग इज कि इस मैच के लिए धोनी को सस्पेंड करा जाता है बिकॉज वो स्लो ओवर रेट का रीजन था। तो एक मैच का बैन मिल गया, बैन मिलता है। इसके चलते हुए सहवाग को कैप्टन बनाया जाता है। जो लोग आपस में भिड़ रहे हैं उनके बीच में कैप्टनसी चेंज होती जा रही है। सहवाग को कैप्टन बनाया जाता है। मैच अल्टीमेटली इंडिया हार जाती है। और ये मैच में एक आइकॉनिक मोमेंट आपको याद दिला दूं, पहली बार अश्विन ने मंकड़ करा था एक श्रीलंकन प्लेयर को। एंड यहीं से अश्विन का मंकडिंग के साथ जो पूरा एक रिश्ता है वो शुरू हुआ था। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। इसमें आउट दे दिया था अंपायर ने एक्चुअली में अश्विन को। बट उस टाइम पे वही है ना कि इन्फ्लुएंस अभी पुरानी जनरेशन का था। सचिन आ गए थे। हाँ। तो सचिन ने आके कहा था कि नहीं भाई ऐसे आउट मत कर। भाई आज के टाइम पे बड़ा अजीब लगता है क्यों करा। मैं तो सचिन के अगेंस्ट इस बात पे भाई, क्यों करा भाई, आउट है तो आउट है। बट इस मैच में एक और आइकॉनिक मोमेंट था जब वीरेंद्र सहवाग ने जयवर्धने का बहुत ही डाइव करके तगड़ा सा कैच पकड़ा था। और उसके बाद मैच इंडिया हार गई थी। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहवाग आते हैं वहां पे जवाब देने, तब उन्हें ये चीज बताई जाती है रिपोर्टर्स के द्वारा कि भाई धोनी ने तो ये रीजन दिया है, आपने अलग रीजन दिया था स्टार्टिंग में कि हम लोग अग्री कर चुके हैं यंगस्टर्स को खेलना चाहिए। धोनी ने आके ये रीजन दिया है कि स्लो फील्डर्स हैं, कि आप लोग स्लो फील्डर्स हो।
और सहवाग ने कहा भाई मुझे हमें तो इस बारे में कुछ बताया नहीं गया था। 1 सेकंड, ये क्या चल रहा है? हाँ, ये एकदम मीडिया माँ की चीज क्या हो रही है भाई। और नहीं, एंड आई थिंक ये धोनी की तरफ से इररिस्पॉन्सिबल है ना। धोनी सेम चीज आके पब्लिक नहीं बोल सकते थे कि हमें 2015 के वर्ल्ड कप के लिए यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, बट अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके रिलीव करोगे, ये सारी चीजें अवेलेबल है नेट पे। वो उन्होंने ऐसा बोला था कि दीज 3 प्लेयर्स आर स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड फील्डिंग के मामले में, ऐसे करके कुछ वर्ड्स बोले थे उन्होंने। वो वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं कि हमें जो है वो यंगस्टर्स को आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। तो सहवाग ने वही कहा कि हमसे तो ये बात हुई नहीं फील्डिंग को लेके, हमसे तो ये बात हुई है कि हमें यंगस्टर्स को चांस देना है, और मैं तो मानता भी उस बात को, अच्छी बात है, आप करो। सहवाग ने पता बड़ी रिस्पेक्टफुली अपने आप को पूरा ऑर्गेनाइज करा इस पूरी चीज में। वी हैव टू गिव हिम दैट। प्लस आई थिंक द फैक्ट कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उन्हें किसी और के थ्रू पता चला कि आपके कैप्टन ने आप लोगों के बारे में ये चीज बोली है, तो वो क्लियरली देखते और कितनी गंदी इमेज पोर्ट्रे करता है वो इंडियन क्रिकेट की इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। बहुत, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये लोग वहां पे ऐसी इमेज पोर्ट्रे हो रही है। तो नेचुरली वो काफी शॉक थे इस चीज को लेकर, उन्होंने इसका जवाब दिया था, डिड यू सी माय कैच, हैव यू सीन माय कैच। एंड ये मुझे याद है चीज, वहां से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते था बचपन में, वो मुझे याद है। प्लस आई थिंक ये क्लियर वो थे शॉट्स थे, हाँ कि भाई अगर MS वो लगता है MS धोनी हो कि मैं स्लो फील्डर हूँ, तो भाई देख लो कैच देख लो मेरा जाके। तो ऑल्दो धोनी का जो पॉइंट है वो स्टिल वैलिड है, कैचिंग और फील्डिंग में फर्क है, नेचुरली वो चीज है थोड़ी, बट वही है कि कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए था। अब इसके बाद जब खुले में आके 2 प्लेयर से लड़ रहे हैं, तो BCCI को इंटरवीन तो करना ही था। अब BCCI ने इंटरनली आके इन लोगों से बोल दिया जो भी चीज है आपस में सॉल्व करो, ये चीज बाहर नहीं दिखनी चाहिए जाके। एंड सो जो नेक्स्ट मैच था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, दिस वाज अ मस्ट विन मैच फॉर इंडिया। अगर उन्हें फाइनल वो बेस्ट ऑफ 3 वाला होता था, अगर वो खेलना है तो यहाँ पे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जब सिडनी में टीम इंडिया लैंड करती है एयरपोर्ट पे, उस टाइम पे सारे प्लेयर्स आते हैं, निकल के टीम बस में चले जाते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर्स नहीं आते। वो 2 प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर और जहीर खान। लेट आते हैं, 20-25 मिनट लेट आते हैं। एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि सचिन तेंदुलकर और जहीर खान इतना लेट आएंगे। तो नेचुरली आप इसका आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई उन्हें, किसी रीजन से रोका गया हो, कुछ बात हो रही हो, बट आप इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नहीं। और ये भी तो था, वो शायद उन्होंने मेंशन नहीं करा है, जब इन लोग का ट्रेनिंग सेशन वो आएगा, अभी आएगा। आई थिंक वो उससे रिलेटेड है शायद। नहीं, वो जब सिडनी में लैंड करे, उसके बाद मैच होना था वहां पे। अब मैच से एक दिन पहले इनका ट्रेनिंग सेशन होना था। अब अभी तक ऐसा था कि जितने भी ये मीडिया रिपोर्टर्स थे जो कैमरा लगा के रखते हैं, वो अब तक ये नोटिस करते आ रहे थे कि पहले के जो ट्रेनिंग सेशंस थे, ये चीज़ उन्होंने पैटर्न नोटिस करा था कि जहाँ पे भी जैसे सचिन खड़े हुए हैं, फिर MS धोनी उनके पास आते हैं, तो सचिन कहीं और चले जाते हैं। तो मतलब वो साथ में नहीं थे। और अब वही है कि इसका हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट जो मीडिया ने उस वक्त मतलब निकाला जा रहा था वो यही था कि भाई टेंशन है। आई थिंक सचिन का है ये चीज, ही वॉज क्लियरली अनहैप्पी। एंड मेरे ख्याल से सबसे वो बात जो चुभी थी उनको वही थी कि फर्स्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम धोनी। सेकेंडली मैं वो बंदा हूँ जिसने जो मैच फिक्सिंग के एरा से आ रहा है, मैंने हमेशा गेम को जिताया है, कभी ये सब ड्रामे नहीं करे पब्लिकली आके, जबकि मैं कर सकता था। वो उस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे थे। आपको अपनी ही टीममेट्स के ऊपर ऐसे गोली चलाने का क्या पॉइंट है? तो मतलब मुझे तो लगता है सचिन का गुस्सा एकदम जस्टिफाइड था। नहीं, मेरे को भी लगता है कि अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट करी होती तो आई थिंक सचिन वैसे आदमी जो कि समझ जाते बात, क्योंकि सचिन ने कभी अपोज नहीं करा पब्लिकली आके रोटेशन पॉलिसी को। सहवाग और गंभीर ने आके आगे बोला है, वो हम बात करेंगे उसकी। अभी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चीजें बोली हैं इस चीज को लेके, सचिन ने आज तक नहीं बोला। सचिन ने वो चीज का डेकोरम हमेशा मेंटेन करा, बट आई थिंक अगर वो डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं तो दूसरे एंड से भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड उन्होंने धोनी से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप ऐसे आगे बोल दोगे। एंड जो मैं कह रहा था कि ये लोग पैटर्न नोटिस कर रहे थे इस ट्रेनिंग सेशन में, इस मैच से पहले इन लोगों ने स्पेसिफिकली फोकस करके कैमरा लगाए थे कि भाई अब देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। एंड उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशन में उसमें ऐसा कुछ उन्हें देखने को मिला नहीं। वो लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि BCCI ने ऑलरेडी आके बता दिया था कि ये होने वाला है। मीडिया मैनेजर्स ने आके बताया होगा, तो धोनी और सचिन अच्छे से पूरा सॉलिडारिटी दिखा के कर रहे थे। एक शो था पूरा बेसिकली। एग्जैक्टली। एंड ये जो मैच था इसमें ये चारों प्लेयर खेलते हैं, धोनी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर। चारों खेलते और मैच हार जाते हैं। तो जो मस्ट विन मैच आपको जीतना था वो आप हार गए। ऐसा कहते हैं कि इस मैच के बाद MS धोनी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उन्हें लग रहा बाहर हो गए थे। हाँ, बाहर हो गए थे। और फिर उन्हें बाद में ये चीज बताई गई थी कि अगर आपका जो अगला मैच है श्रीलंका अगेंस्ट होबार्ट में, अगर आप वो बहुत ही अच्छी नेट और नेट से जीत जाते हो तो फिर आप अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो वही उसके बाद टीम में थोड़ा मोटिवेशन आया होगा इस चीज़ को लेके। अब वो नेक्स्ट मैच खेलने जाते हैं होबार्ट में,
जहां पे विराट कोहली 133 रन मारते हैं। ये वो इनिंग्स है, अनदर आइकॉनिक मोमेंट जो कि आपको शायद पता नहीं होगा कि इस सीरीज से आया था, जब मलिंगा को वो 6 चौके मारते हैं। ये Where he announced himself on the big stage. ये मेरे लिए वो इनिंग थी जब मुझे लगा था कि विराट कोहली अब नेक्स्ट बिग थिंग बन रहा है। इससे पहले तक हमेशा डाउट्स थे सबके लिए कि क्या ये सही में सचिन की लेगेसी को कर पाएंगे, क्या सचिन से कोई कंपैरिजन भी है। ये वो थी ना भाई, ये जो इनिंग्स थी, ये तो मैंने मैच लाइव देखा था, मुझे याद है, वो इम्पॉसिबल लग रहा था जो उसने करके दिखाया था विराट कोहली ने। ओके, एट द एज ऑफ 22-23 इट एक्चुअली सीम्ड ये क्या हो रहा है भाई, ये सचिन सहवाग ये सब सीनियर सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है लड़का आकर। इस तरीके से मलिंगा को डोमिनेट होते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। एंड आई थिंक उस मैच में ऐसी ही इनिंग्स की जरूरत भी थी। हाँ। वो विराट कोहली ने क्लच मोमेंट में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक अच्छी नेट रन रेट के साथ जीतना इंपॉर्टेंट कुछ था। 36 ओवर्स में चेस करना था और अच्छा खासा टारगेट था। 7 विकेट से अल्टीमेटली इंडिया जीती है, तो एक वो अच्छा मार्जिन मिल गया उन्हें। और जो नेक्स्ट मैच था वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का होना था, इसमें गौतम गंभीर भी शायद 60-60 रन मारे थे। बाकी सचिन और अपने सहवाग कुछ खास नहीं खेल पाए थे, पर गौतम गंभीर ने भी चलो डिसेंट, एज वी सेड क्लच प्लेयर है भाई, तो क्लच मोमेंट्स में करता है क्लिक। अब इसके बाद इंडिया को लगा कि हम लोग तो पहुंच जाएंगे, तो वो ब्रिस्बेन की फ्लाइट पकड़ते फाइनल में जाने के लिए। लास्ट मैच होना भी बचा था श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का साथ में। अगर वो मैच श्रीलंका हार जाती तो इंडिया क्वालिफाई कर जाती। इंडिया ने फॉर ग्रांटेड लेके चला कि यार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में तो हरा ही देगी, तो फ्लाइट लेके निकलते हैं ब्रिस्बेन के लिए। अब फ्लाइट में एक और इंसिडेंट होता है, ये भी विक्रांत गुप्ता उस टाइम पे उसी फ्लाइट में थे एंड धोनी के साइड में बैठे हुए थे। अच्छा। और उस दिन जब वो फ्लाइट में थे, उस दिन 2012 एशिया कप की, जो कि सीरीज के जस्ट बाद स्टार्ट होना था, उसकी स्क्वाड सिलेक्शन होनी थी। तो उनसे ऐसे ही पूछा गया कि यार आज तो स्क्वाड सिलेक्शन होनी है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ से अटेंड करोगे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो वहाँ से अटेंड करोगे। तो MS धोनी ने बहुत ही ज्यादा वेग आंसर दिया इसका। ने कहा अरे अब हमारे दिन कहाँ है। एंड विक्रांत गुप्ता खुद ये चीज कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, पर मुझे लगा कि यार MS धोनी मजाक कर रहे होंगे, जैसे उनका थोड़ा मजाकिया नेचर है, तो उनने ऐसे ही बोला होगा। एंड जब इंडिया वहां पे पहुंचती है, होटल रूम जाती है, उन्हें वहां पे पता चलता है कि श्रीलंका जीत गई है। तो फिर वो बाहर हो जाते हैं और वापस इंडिया आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक अजीब मोमेंट हो गया, एंटी क्लाइमेटिक। बट उसके बाद पॉइंट ये है कि वो जो मीटिंग थी सिलेक्शन वाली, और ये मतलब एशिया कप से 2-3 दिन में शुरू हो रहा था। चार सीरीज खत्म हुई, उसके 4 दिन बाद एशिया कप स्टार्ट था। हाँ, और ये था बांग्लादेश में मेरे ख्याल से। हाँ, ढाका में हो रहा, पहला मैच ढाका में था। अब वहां पे जो मीटिंग थी, वहां पे मोहिंदर अमरनाथ जो कि हमारे लेजेंड इंडियन क्रिकेट के, वो सिलेक्शन कमेटी में थे और उनने ऐसा सजेस्ट करा था कि भाई धोनी को कैप्टनसी से हटा दो। 2012 में, कैन यू इमेजिन, 1 साल हुआ है अभी वर्ल्ड कप जीतते हुए सिर्फ, और आपने कहते धोनी को कैप्टनसी से हटा दो और विराट कोहली को कैप्टनसी से कैप्टनसी दे दो। बहुत ही ज्यादा आई थिंक रिएक्शनरी था वो उस टाइम पे बोले। 22-23 साल का है वो बेचारा। बट आई थिंक द पॉइंट इज यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक और फेमिलियर नेम आएंगे जो कि हमारे सारे थाला फैंस जानते हैं जिनको, एन श्रीनिवासन, जो कि उस टाइम पे बोर्ड प्रेसिडेंट थे। उनने कहा भाई अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगले एशिया कप में धोनी ही कैप्टन करते हैं। शायद द ओनली गुड थिंग दैट श्रीनिवासन हैज डन, कह सकते हैं। बट आई थिंक वही है ना कि अब जिन लोगों को बुराई निकालनी है वो तो निकालेंगी, क्योंकि एन श्रीनिवासन जहां पे आ गए, वो CSK के अपने ओनर भी थे, तो कहीं ना कहीं लिंक जोड़ेंगे कि भाई अभी आगे भी आएंगे ना एक चीज में। CSK कोटा था जिसकी वजह से धोनी को कैप्टन रखा गया। बट आई थिंक थोड़ी वियर्ड चीज थी। यहाँ पे पूरी CB सीरीज एंड होती है, एंड नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो लेजेंड्स थे इंडियन क्रिकेट के, हार्श शॉकिंग एंडिंग शुरू हुई थी, कैसे कैसे उन्हें निकाला जाता है टीम इंडिया से, उस पे हम लोग गौर करेंगे। अभी जितनी भी टीम में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो हमने उनकी फाउंडेशन लेआउट कर दी है, पब्लिक के सामने सब चीज आ चुकी है। अब इन सब का खात्मा होना शुरू होगा। एक एक करके सारे प्लेयर्स रिटायर होंगे, वो किस तरीके से हो रहे हैं, कितने अब्रप्ट तरीके से हो रहे हैं, वो इस सेगमेंट में पता चलेगा। अब जो 2012 का एशिया कप था, वहां पे इंडिया की बहुत ही ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस थी। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ टीम जो कि 1 साल पहले वर्ल्ड चैंपियंस थे, वो एशिया में आके स्ट्रगल करेंगे बाकी सारी टीम से। अभी तक सब हार ही रहे हैं आप उसके बाद से। राइट 2 टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गए, CB सीरीज में बाहर हुए ग्रुप स्टेज में, अब एशिया कप में ही बाहर हो जाते हैं। एंड बहुत गंदा डाउनफॉल था इंडियन क्रिकेट टीम का, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब जब एशिया कप स्टार्ट होता है, एज ए सेट की गंदा चल रहा था फॉर्म, तो वैसा ही चलता रहता है, एंड इंडिया अल्टीमेटली ग्रुप स्टेज में ही बाहर होती है। यहाँ पे वो आइकॉनिक 100 हमें देखने को मिलती है सचिन तेंदुलकर की। ये किस मैच में था ये? बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा, ओके, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हार जाते हैं पर अल्टीमेटली वो लोग मैच। ये सचिन के आखिरी 2 मैचेस होने वाले थे। या सेकंड लास्ट मैच में वो अपनी 100 मारते हैं। काफी लोग कहते हैं कि वो बहुत ही स्लो इनिंग्स थी, उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है। सब लोग कहते हैं ना कि ही वाज प्लेइंग फॉर हिज नंबर्स, फॉर हिज 100।
रिगार्डलेस वो एक बहुत ही हिस्टोरिक फीट है जो हमेशा क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो इनका इंडिया का लास्ट मैच था अपने ग्रुप स्टेज का जिसका ये लोग बाहर हो गए थे, वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इसमें सचिन एक बहुत ही बढ़िया 50 मारते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो 100 का प्रेशर जो है ना वो कंधों से हट चुका है। या बट यहाँ पे उनको भी सरपास करते हुए एक पेर आते हैं जिनका नाम है विराट कोहली। वो 183 जो नॉक था उनका, ये भी मुझे लगा था कि ये क्या कर रहा है आदमी। आई थिंक वही है ना कि अब वो धीरे धीरे अपने पीक पे एंटर कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को सेट कर दिया था फॉर द सक्सेसफुल करियर दैट ही हैड आफ्टर दैट, सबको लगा था यार शायद टाइम आ चुका है। ओडीआईज में तो आ चुका है, मतलब वो 183 तो मुझे क्लियरली याद है कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी, सिंगल हैंडेडली टीम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे पाकिस्तान को। एंड इसमें भी वो लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेश को अपना लास्ट मैच खेलना था। हाँ, वो जीत जाती है। हाँ, और फिर हेड टू हेड की बेसिस पे बांग्लादेश जो है इंडिया से आगे क्वालिफाई कर जाती है। तो वो बेचारे सचिन तेंदुलकर जिनकी 100 सेंचुरी आई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो मैच अल्टीमेटली इंडिया हार जाती है। दैट वाज अ वेरी सैड पॉइंट। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं, आई थिंक ये वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, ये एशिया कप हारना जिसके बाद से एकदम से हमने देखना स्टार्ट करा कि अब टीम में से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद इंडिया श्रीलंका जाती है 2012 में, जुलाई के आसपास। ये जो एशिया कप था मार्च में था, फिर जुलाई में इंडिया जो है श्रीलंका जाती है 5 मैच की ओडीआई सीरीज खेलने। एंड वो सीरीज जहीर खान की लास्ट सीरीज थी। उसके बाद उनने कभी ओडीआई मैच नहीं खेला इसके बाद। एंड पीपल विल से कि यार क्योंकि उनका फॉर्म ऑफ रेट काफी गंदा था, वो पूरी सीरीज में 5 मैच में उन्होंने 4 विकेट दिए थे सिर्फ। तो परफॉर्मेंस गिरनी स्टार्ट हो गई थी, बट स्टिल दिस वाज अ वेरी अब्रप्ट एंडिंग। एकदम से उनको हटा दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर विराट कोहली के पिछले 5 सालों में 2 टेस्ट सेंचुरीज हैं, उनको तो टीम से नहीं निकाला जा रहा। रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में कितने सालों तक परफॉर्म नहीं किया था, उनको तो नहीं निकाला गया था। तो जहीर खान के कुछ महीने खराब गए वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें टू बी ऑनेस्ट वो स्टार्टिंग में इंजर्ड भी थे। तो आपने उसके बेसिस पे उनको एकदम ही खत्म कर दिया। ऑल्दो मैं ये भी कहूँगा कि क्या जहीर खान 2015 का वर्ल्ड कप खींच पाते, वो भी डाइसी था। ही वुड हैव बीन पास्ट हिज मिड-30s। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 तक रखें, बट मेन इशू वही है, आप फेयरवेल मच बेटर तरीके से कर सकते हो। आपने इतने गलत तरीके से सबको निकाला है। प्लस आई थिंक ना ये बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि गलत तरीके से निकाला है। जो आदमी को सही तरीके से निकाला जाता है वो पहले अनाउंस हो जाता है कि मेरी आखिरी सीरीज होने वाली है, ताकि वो प्रॉपर फेयरवेल मिल सके। द फैक्ट कि जब इनको इस टीम से निकाला गया, मैं कह रहा हूं कि इनका लास्ट ओडीआई मैच था, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। बाय द वे ये पूरे थ्रू आउट दिस स्टोरी आपको इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ऐसे ही हुआ। ये लास्ट ओडीआई, ये लास्ट टेस्ट मैच, और उनका एक्चुअल रिटायरमेंट में बहुत लंबा गया जो कि अभी आई थिंक अब हम लोग सचिन की बातें करेंगे। सचिन से पहले हम लोग एक और सीरीज की बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत हिस्टोरिक सीरीज थी, जो कि अभी हाल ही में एकदम से बहुत फेमस हो गई, विच वाज द 2012 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया। 2-1 जब इंडिया 2-1 हारी थी होम पे, और उसका डायरेक्टली अब जाके 12 साल बाद न्यूजीलैंड ने हमें इस सीरीज घर पे हराया। अब यहाँ पे 4 टेस्ट खेलने जाने वाले थे, 2 T20 खेलने जाने थे और 5 ओडीआई खेलने जाने वाले थे। और ये बहुत लंबी सीरीज थी। नवंबर में इंग्लैंड यहाँ पे आ गई थी, पर जो ओडीआई थे वो डायरेक्टली जनवरी में खेले जाने वाले थे। तो 3 महीने तक इंग्लैंड की पूरी टीम यहीं पे थी। अब टेस्ट मैच में भी जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ डिपार्चर देखने को मिलते हैं। पहली बात, जो पहला टेस्ट मैच था अहमदाबाद में, वहां पे सहवाग ने आते ही 100 मार दी और इंडिया पहला मैच जीत गई। दैट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम सहवाग कि भाई अभी भी मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है। एंड इसलिए उन्हें सेंचुरी मारी, तो सबको लगा था कि भाई अभी तो टिकेंगे टेस्ट मैच के अंदर। बट द पॉइंट इज कि इंडिया के बाद 2 टेस्ट मैचेस हार जाती है और 2-1 वो सीरीज हार जाती है। एंड द फैक्ट इज, एक और पॉइंट ये है, हरभजन सिंह को सेकंड टेस्ट मैच में सिर्फ मौका दिया गया था, बाकी पूरी सीरीज में वो बेंच पे थे। अश्विन को खिलाया गया था। और अश्विन डिड नॉट हैव अ गुड सीरीज। हाँ, राइट। ये लास्ट टाइम है जब अश्विन की इंडिया में एक सीरीज बुरी जाने वाली थी, अंटिल फेयर पॉइंट, या न्यूजीलैंड के साथ जब भी व्हाइट वॉश हुआ है। 12 साल बाद अश्विन की एक बुरी सीरीज गई है इंडिया। आप कोरिलेशन लगा सकते हो। हाँ, वो तो 100% है ही। अश्विन जडेजा की सीरीज बुरी गई इसीलिए हारे। बट हाँ, हरभजन सिंह को सिर्फ एक मैच में मौका दिया जाता है, बाकी पूरी सीरीज में वो बेंच पे थे, which was weird also। क्यों? डेफिनेटली weird। I know अश्विन उस टाइम पे, मैं तो अश्विन का भाई बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ ऑब्वियसली, बट जब बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, why would you not bank on experience? एंड यहाँ पे आप वो बहाना भी नहीं दोगे यार वर्ल्ड कप है, ये तो टेस्ट मैच है। अरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। युवराज सिंह कह रहा हूँ, हरभजन सिंह का तो क्लियर कट था कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा, कि ये प्लान्ड है सब कुछ पहले से। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। राइट। इवन युवराज सिंह फॉर दैट मैटर, बाय दिस टाइम वो कैंसर से वापस आ चुके थे। एंड पहली इनिंग्स में उन्होंने 70-80 रन मारे भी थे, बट उसके बाद जितने मैचेस उन्होंने खेले, 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, किसी में उनकी अच्छी इनिंग्स नहीं आई। एंड जो ये 3rd टेस्ट मैच जो मैं कह रहा हूँ 3 खेले थे, ये उनका लास्ट टेस्ट मैच था। एंड ये आई थिंक जस्टिफाइड है।
ये मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। हरभजन के लिए क्वेश्चन करा, युवराज सिंह का जो टेस्ट का फॉर्म था, आई डोंट थिंक दैट वाज। अच्छा वैसे हम इसको कितना कह सकते हैं, देखो अपने कैंसर के बाद सितंबर में आके उन्होंने अपना पहला इंडिया का मैच खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो T20 आई था। अब सितंबर से अब यहाँ पे आ गए हम लोग नवंबर में, कितना ही टाइम हुआ, 2-3 महीने और हो गए। क्या हमें इतनी जल्दी युवराज सिंह को टेस्ट से हटा देना चाहिए? मुझे याद है क्लियरली, जो 70 वाली भी जो तुम कह रहे हो, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट जितना मुझे याद है ये फुल टॉस पे आउट हुआ था युवराज सिंह। मुझे इनिंग्स बहुत अच्छे से याद है, कमबैक इनिंग्स थी। ये पॉइंट फेयर है कि क्या उनको और एक लंबी रोप देनी चाहिए थी, बट आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब तक युवराज सिंह वापस आए थे सेटअप में, तब तक बाकी जो यंगस्टर्स थे ना, वो ऑलरेडी परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। तो युवराज सिंह वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अ न्यू जनरेशन नाउ, और उनको जगह बनानी थी। ऐसा नहीं था कि उनकी जगह पे वो वापस आ रहे हैं, उनको जगह दोबारा से जीरो से बनानी थी एक। उस चक्कर में मेरे ख्याल से उनको दोबारा चांस नहीं मिला। एंड ऑनेस्टली युवराज सिंह वॉज नॉट अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर। हाँ, आई थिंक एक वो हर प्लेयर की एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जहाँ पे वो शाइन करता है। इट वाज वाइड बॉल क्रिकेट फॉर युवराज सिंह। तो यहाँ से हटाया भी तो भी उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। बट आई अंडरस्टैंड कि आपने इतने बड़े कमबैक के बाद सिर्फ एक सीरीज खिलाई, सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेला और एकदम ही हटा दिया टेस्ट मैचेस से। राइट वो मैं समझ थोड़ा सा होगा। इनफैक्ट जहीर खान जो कि अभी ओडीआई से तो उनका हो चुका है, बट टेस्ट मैच अभी भी खेल रहे हैं। इधर भी उनकी सीरीज बहुत अच्छी नहीं जाती, 4 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लेते हैं। तो यहाँ से यू कैन सी जो सारे प्लेयर्स हैं इनका थोड़ा बहुत डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है। मतलब या तो खिला नहीं रहे, और खिला रहे तो तब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। राइट, इसके पीछे का भी क्या रीजन है भी हम अनकवर करेंगे। या बट इसके बाद जब ये सीरीज हारते हैं, नाउ विल मूव ऑन टू प्रोबब्ली द मोस्ट शॉकिंग थिंग दैट हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट। गौतम गंभीर की बात नहीं करी, मतलब गौतम गंभीर का डिसेंट जा रहा था, ऐसा नहीं था बहुत अच्छा जा रहा था। देयर इज नथिंग मच टू से, बट इसके बाद वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते। द फैक्ट इज कि इस पूरी सीरीज के अंदर ही वाज इंडियाज 3rd टॉप स्कोरर। हाँ, अब पॉइंट ये कि वो टॉप स्कोरर होने का जो मार्क था वो बहुत खास ही था। 250 रन थे उनकी पूरी सीरीज में। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा 250 रन ऐसा कुछ बहुत खास अच्छा तो खेला नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर उन पे छुरी चल रही है तो फिर सब पे चलनी चाहिए। और ये गौतम गंभीर ने बाद में बताया था कि जब उनको ड्रॉप करा गया था इस सीरीज के बाद टेस्ट फॉर्मेट से, अगले 2 साल तक उनको खिलाए नहीं टेस्ट मैचेस, जबकि वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। एंड एग्जैक्टली जो रीजन होगा इसका कि क्यों उन्हें करा गया था, आई थिंक बता सकते हैं अभी कॉन्टेक्स्ट में फेयर बैठेगा। ठीक है, फेयर हम लोग बता देते हैं इस टाइम पे। हाँ, क्योंकि संदीप पाटिल जो थे वो चेयरमैन तो उस टाइम पे बीसीसीआई के, तो उन्होंने गौतम गंभीर को बोला कि आपको ड्रॉप इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि आपकी बैटिंग में रन नहीं आ रहे। रन तो आपके ठीक है, आपके बैटिंग करने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको ड्रॉप कर। टीम को जैसा बैटिंग स्टाइल चाहिए वैसा बैट नहीं कर पा रहे। एज अ प्लेयर आप सोच सकते हो, जो कि आपने अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताया, आपको ये जस्टिफिकेशन मिल रहा है। कितना लेम एक्सक्यूज है ये। आई थिंक ये सेम चीज अगर आप T20 या ODIs में बोलो तो तभी समझ में आती है कि जो आपको तो तेज खेलना चाहिए। माइंड यू, ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में, दीज ऑल आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद महेंद्र सिंह धोनी। अभी एक और बहुत एक अंडररेटेड प्लेयर है, उनको किस तरीके से रिमूव करा गया और उसके लिए सिलेक्टर ने स्टेटमेंट क्या दी, वो तुम सुन के पागल हो जाओगे। अभी आगे बताऊंगा। ओके, बट नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टूर पे चलते हैं अपने। यहाँ पे एज आई सेड कि ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा था सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को इस पूरे टूर में। ये था पाकिस्तान जब इंडिया आई थी इस पूरे 2012 के साल के एंड में। 2 T20 होने थे और 3 ODI मैच होने थे। द पॉइंट वो टाइम है जब 26/11 के बाद गवर्नमेंट्स ने कहा था कि चलो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल्स दोबारा शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह। और इसमें से एक मैच वो था T20 का जब दिल्ली में हुआ था, यहीं पर, ये भी मुझे क्लियरली याद है। 2 डिग्री का टेम्परेचर था उस टाइम पे और इंडिया वो चीज़ फील्डिंग की वजह से जीत गई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया था। अच्छा, एज अ कैप्टन आपने अच्छी तरीके से मैनेज करा। बहुत ही आइकॉनिक मैच था ये वाला। अब ये जो पूरी सीरीज थी 25 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी और ये वही सीरीज है जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू हुआ था। राइट, उन्होंने 3 विकेट लिए थे T20 में। एंड 23 दिसंबर को मैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले स्क्वाड निकालनी थी इंडिया को। ऑफ कोर्स। अब वहां पे स्क्वाड निकालने कुछ मिनट पहले एक ट्वीट आता है, सचिन तेंदुलकर अपना ODI से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। एंड बहुत शॉकिंग था ये। उसके बाद उनने कुछ ऐसे वही पूरी ODI टीम की फोटो डाली थी और कहा था दिस इज द न्यू ODI टीम नाउ। वो जब BCCI ने ट्वीट निकाला था। हाँ, उसका तो से वो रीट्वीट करता मतलब सचिन ने रिटायरमेंट अनाउंस करा ट्विटर पे, अगले 5-6 मिनट के अंदर BCCI ने डाल दिया कि दिस इज आवर टीम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। एंड यहाँ पे जो पूरी प्रॉब्लम है क्यों इतना शेडी है, आई थिंक फॉर मी पर्सनली बहुत ज्यादा ये अजीब इसलिए था क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि सचिन तेंदुलकर के साथ ये चीज। मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने सर्च नहीं करी। बट जो पॉइंट है मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो शेडी पार्ट है इसका। जो सिलेक्शन मीटिंग हुई थी इससे पहले
इस पूरी सीरीज की जो स्क्वाड है उसको निकालने के लिए। उसमें MS धोनी जाते हैं श्रीनिवासन के साथ, भाई साहब आ चुके हैं, जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट थे। हाँ। यूजुअली जो मीटिंग होती है वो कैप्टन, जो बाकी सिलेक्टर्स है, और वो जो चेयरमैन होता है उनके बीच में होती है। चेयरमैन संदीप पाटिल थे। ये संदीप पाटिल, श्रीनिवासन, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, ये सारे जितने भी है ना, 3-4 नाम, इन सबकी धोनी के टाइम की ये काफी अच्छी बनती है। अब यहाँ पे इस सिलेक्शन मीटिंग में आउट ऑफ द वे जाके N श्रीनिवासन भी आ जाते हैं। हाँ। और वही ना, यहाँ पे जिनका आने का सेंस था नहीं, मतलब यूजुअली आते नहीं है सिलेक्शन मीटिंग्स में, बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्यों आए थे एग्जैक्टली? प्रॉब्ली बिकॉज इतना बड़ा डिसीजन लेना था। और बाय द वे, अगर तुम्हें याद हो, हमने जब कोहली गांगुली का पॉडकास्ट किया था, तो सेम रीजन के लिए श्रीनिवासन ने गांगुली को क्रिटिसाइज करा था कि ये कभी कभी सिलेक्शन मीटिंग में आते थे। तो ये भाई साहब ने खुद नहीं करा, यहाँ पे हिपोक्रेसी नहीं है ये। आई थिंक काफी स्ट्रेंज है। वही ना, आप इसकी अब तार जोड़ोगे तो आपको यही लगेगा कि प्रोबेबली एक ऐसा डिसीजन लेना था जिससे बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता। पहली बात तो अब उसको लाने के लिए आपको बोर्ड प्रेसिडेंट की बैकिंग तो चाहिए ही होगी, तो आप इसलिए उनको सिलेक्शन मीटिंग में लेके आए। एंड एक और शॉकिंग बात यह है कि जिस दिन ये अनाउंस हुआ था, जिस दिन सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा था ओडीआई से, उस टाइम पे वो अपनी इस सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दिन पे सुबह। एंड उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा, प्रॉब्ली बिकॉज ही गॉट अ कॉल कि भाई आपको नहीं रखा जा रहा है इसके अंदर, और आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, अब आप हो नहीं प्लान। भाई दिस इज सो शॉकिंग। जो सबसे बड़ा लेजेंड है क्रिकेट का, जिस दिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस सीरीज के लिए, उस दिन उन्हें बोला कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करो। कई लोगों को ये चीज पता नहीं होगी शायद, मुझे खुद भी नहीं पता थी भाई। इवन आई वाज नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अ लॉट ऑफ सोर्सेस से कि ऐसा हुआ था। एंड दिस इज एक्चुअली में सो शॉकिंग, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे ये चीज हो सकती है। भाई बहुत हुआ था, तो वही सीरीज एज अ लास्ट सीरीज कर देते, खेलने तो देते कम से कम। एक वो रिटायरमेंट, यार आई थिंक ये जितने भी लेजेंड्स है, इट इज वेरी सैड कि उनको ये बताया नहीं गया कि आपकी लास्ट सीरीज, चलो आप ये खेल लो। 50th 100 क्या पता ओडीआई में आ जाती। बहुत ही ज्यादा सैड एंडिंग थी। एंड मैंने जब ये चीज सुनी, चलो मुझे लगा कि चलो इन्हें सिलेक्शन मीटिंग में बुला लिया, कन्वे कर दिया होगा पहले। तो फैक्ट कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे, डेडिकेशन देखो भाई बंदे, कैसा लगा होगा उन्हें उस टाइम पे अनाउंस करते हुए। आज तक एक उंगली नहीं उठाई उन्होंने इस चीज पे पब्लिकली, कभी कुछ नहीं बोला। वही आई थिंक दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। अब इस स्क्वाड में एक और जो विराट कोहली जब कप्तानी से हटते थे तो तब तो लतेड़ दिया था भाई बीसीसीआई को, बरबाद करने में फिर से विराट कोहली सचिन कंपैरिजन कर दिया, मजे कर रहे हैं यार। राइट। एंड यहाँ पे एक और शॉकिंग था जिससे ड्रॉप करा गया था जिस प्लेयर को, दैट वाज हरभजन सिंह। T20 वाइड बॉल सेटअप से भी आपने उनको निकाल दिया। अभी जो इंग्लैंड में टूर हुआ था, इंग्लैंड वाला जो टूर हुआ था, वहाँ पे आपने सिर्फ एक टेस्ट मैच खिलाया था उन्हें, फिर उन्हें वापस बाहर कर दिया था। तो क्या आप उन्हें पूरे क्रिकेट से ही धीरे धीरे निकालना चाह रहे हो? तो यहाँ पे उसके साइंस दिखने स्टार्ट हो गए थे। अब सीरीज स्टार्ट होती है, सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे, हरभजन सिंह नहीं खेल रहे थे। 30 दिसंबर आई थिंक वाज दैट पॉइंट जहाँ से ओडीआई सीरीज स्टार्ट होनी थी। T20 तो ड्रॉ हो जाता है। अब पहला मैच होता है, गंभीर और सहवाग ओपनिंग करते हैं, हार जाती है इंडिया। सेकंड मैच होता है 3 जनवरी को, सहवाग और गंभीर ओपनिंग करते हैं, इंडिया फिर से हार जाती है। एंड ये मैच सहवाग का लास्ट ओडीआई मैच था। इसके बाद से सहवाग को भी ओडीआई में मौका नहीं दिया गया। T20 से तो चलो पहली बार हो गए थे, पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन थे, या अब एकदम से इस साल उनका लास्ट ओडीआई हो गया। आई थिंक भाई साल में क्या हो गया भाई। एंड मैं अगेन वही कहूंगा, द फैक्ट कि आपको सीरीज के बीच में ड्रॉप करा गया, दिस क्लियरली शोज कि आपका प्लान नहीं था रिटायर होने का। बताया नहीं था आपको, एकदम से बीच में अब्रप्टली आपको निकाला गया। एंड इस तरीके से एक लेजेंड को रिटायर होना पड़ा, ये कितनी सैड बात है अल्टीमेटली। अगेन उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया, उनको निकाला गया टीम से, और फिर उन्हें आगे कभी मौका दिया। हमने जिन भी प्लेयर्स की बात करी, सिर्फ सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, बाकी किसी भी प्लेयर का रिटायरमेंट नहीं आया। उनका लास्ट मैच हो चुका है, उनको पता नहीं है कि इनका लास्ट मैच होने वाला है, तो हम हाइंडसाइट में बता रहे हैं आपको। वो इस उम्मीद में होंगे कि हम कमबैक करेंगे, बट उनको कभी खेलने को मिला ही नहीं। इसके बाद सहवाग को मौका नहीं दिया जाता। अगले मैच में रहाणे को ओपनिंग करवाई जाती है गंभीर के साथ, और इंडिया मैच जीत जाती है, पर 2-1 से सीरीज इंडिया हार जाती है। अब जो इंग्लैंड वाला मैंने आपको बताया था, उसके ओडीआई अभी भी होने बाकी थे। टेस्ट और T20 तो हो गया, जो 2-1 हारे थे टेस्ट सीरीज, ओडीआई अभी भी होने बाकी थे, और वही इसके भी 5 दिन बाद स्टार्ट हो गया था। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हम लोग अभी तो चलो इतना रोते हैं इस चीज को लेके, यार बहुत ही टाइट शेड्यूल है। ये चीज एक्चुअली में 12 साल पहले से चल रही है थी। हर 3-4 दिन बाद कोई ना कोई सीरीज स्टार्ट हो जा रही है। आई डिड नॉट नो दिस, पर इतना वर्कलोड का रोना नहीं होता था उस टाइम पे। राइट, प्लेयर्स इतना कुछ खास करते नहीं थे। इनफैक्ट दे वर मोर विलिंग कि हमें खेलना है उल्टा। हाँ, वो थी कि हमें जगह बनानी है टीम में। अब जो इंग्लैंड वाली ये जो ओडीआई सीरीज बची थी, 5 ओडीआई होने थे इसमें। यहाँ पे भी अगेन हरभजन सिंह को तो लिया नहीं जाता, पूरी स्क्वाड में ही नहीं थे वो यहाँ पे। अब गंभीर और रहाणे को पहले 3 ओडीआई मैचेस में ओपनिंग कराई जाती है, एंड वो उनका पैर चलता है।
फिर फोर्थ और फिफ्थ में हमें एक ऐसा खिलाड़ी देखने को मिलता है जो कि आगे जाके एक लेजेंड बनता है, विच वॉज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का वो लेजेंडरी डिसीजन लिया जाता है, धोनी कहते हैं कि ये बंदा नीचे नहीं चल रहा है, जो इनका गेम है वो ओपनिंग के लिए सूट करेगा। पहले मैच में आते उन्होंने 80 समथिंग मार दिया, मोहाली में था ना मेरे ख्याल से। हाँ। वो भी नहीं मुझे याद है। एंड वहां से फिर रोहित शर्मा ने पलट के नहीं देखा, नेवर लुक बैक। वो सीरीज भी इंडिया 3-2 जीत जाती है अल्टीमेटली। तो यहाँ से अब क्योंकि 2013 आ चुका है, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो धीरे धीरे करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। एंड इसलिए रोहित शर्मा एक बहुत अच्छी कड़ी मिल गए थे। बट द पॉइंट इज कि ये सीरीज जब एंड होती है, जो लास्ट मैच था जिसमें गंभीर और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, वो गंभीर का लास्ट ओडीआई मैच था। तुम देख रहे हो कितनी जल्दी, अभी हमने डिस्कस करा ये, इंडिया वो 2-1 टेस्ट सीरीज हारी इंग्लैंड से घर पे, विद इन द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स इन सबका लास्ट ओडीआई मैच टेस्ट मैच हो चुका है। सहवाग निकल गए, गंभीर निकल गए, सचिन निकल गए, जहीर खान निकल गए, सब एकदम से निकलते जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, एक 5-6 महीने के अंदर एकदम से निकाल दिया सबको, तो सवाल आएगा ना दिमाग में। एंड यहीं पे इसलिए सहवाग वो चीज कहते हैं कि भाई 5 महीने पहले मैंने 100 मारी है, हाँ, और सिर्फ 5 महीने की गंदी क्रिकेट की वजह से आपने मेरे को टीम से ही निकाल दिया पूरी। हर जगह से अभी तक वो गरज लगते हैं उस चीज का। टॉकिंग अबाउट हर जगह से निकालना है। इसके बाद सीरीज होती है जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है और इंडिया 4-0 जीतती है वो सीरीज। उसमें गंभीर स्क्वाड में ही नहीं थे टेस्ट की, विच वॉज अगेन शॉकिंग। यहाँ पे वही पूरा पॉइंट आ गई क्यों उन्हें निकाला गया था, जो कि हमने आपको भी एक्सप्लेन करा कि हमको बैटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम थी उनको। एंड वो रन बना नहीं रहे थे। उन्होंने वही कहा था कि 100 नहीं लग रही, तो इसका ये थोड़ी कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ। सहवाग की भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में कुछ खास थी नहीं, एंड उन्हें सेकंड टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज है, सेकंड क्या ड्रॉप करा जाता है, दैट वाज हिज लास्ट टेस्ट मैच, खत्म। फिर ओडीआई से ऐसे ही निकाला गया, सेकंड ओडीआई के बाद सेकंड टेस्ट में भी उनको ऐसे ही निकाल दिया गया। इट इज सो सैड कि हमारे लेजेंड को ऐसे रिटायर होना पड़ा भाई। अगर आपको नहीं रखना टीम में तो आप एटलीस्ट कम्युनिकेट करके उनका अच्छा सा फेवल करा दो। आई थिंक गलत सबके दिमाग में वही है। प्लस आई थिंक यार बड़ा अजीब इसलिए भी क्योंकि इस सीरीज में भी एज यू सेड ना कि आप पहले ही कम्युनिकेट कर दो, सेकंड में ड्रॉप करने का मतलब क्या है? आपने पहले में खिलाया क्यों फिर? और जीत तो रहे हो आप। हाँ जीत तो रहे, पहले ही बोल देते फिर कि नहीं ये सीरीज अब नहीं खेल सकते, आप अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, जैसे सचिन को बोला। हाँ, वैसे ही बोल देते। ये सचिन को इससे बोला क्योंकि वो सचिन। हाँ, इट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल कि आपने एक मैच के लिए लिया, सेकंड में आपने उनको बाहर निकाल दिया। भाई क्या बिहेवियर है भाई। एंड यहीं पे आई थिंक बहुत गलत तरीके से ट्रीट हुआ, गलत तरीके से निकाला। एंड भाई यहाँ पे भी कुछ लोग आके धोनी को सपोर्ट करेंगे, बट यू कांट सपोर्ट दिस बिहेवियर। जब धोनी को सपोर्ट करना होगा, अभी हमने करा और आगे भी करेंगे, कुछ मोमेंट्स आएंगे ऐसे, बट ये नहीं सपोर्ट नहीं। जिस रीजन से धोनी को इतना सपोर्ट मिलता है, ये उन्हीं के आइडियल्स के अगेंस्ट है। जो हम लोग कहते हैं कि आपको बैक करना चाहिए। गंभीर ने चीज बोली थी बाद में आके, करनी डिस्कस वो कर सकते हैं, आई थिंक इस टाइम पे कर सकते हैं। गंभीर को अभी आप ये देख रहे हो ना सब लोगों को कि कैसे ये लोग, इनको पता भी नहीं उनका आखिरी मैच हो चुका ऑलरेडी, ये क्यों हो रहा है और परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही इस टाइम पे। गंभीर ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, उसको हम लोग अभी आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाज, गंभीर कहते हैं जो मेरा गोल्डन पीरियड था, जो 9 से 11 के बीच के आसपास का, तब मैं वो टेस्ट का मुझे क्रिकेट ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला था, मैंने नेपियर में वो इनिंग्स खेली थी, मैं वर्ल्ड कप जीता, वो मेरे लाइफ का बेस्ट फेज था एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी दी गई थी। और वो धोनी के अंडर ही आई थी, धोनी के अंडर। और वो इकलौता ऐसा समय मेरे पूरे करियर का जब मैंने सिक्योर फील करा है। मैंने बोला था ना पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, सिक्योरिटी वर्ड को याद रखना, वो इसलिए बोला था। धोनी के करियर की स्टार्टिंग सिक्योरिटी की वजह से हुई थी, जब गांगुली ने उनको बैक करा था डिस्पाइट पुअर परफॉर्मेंसेस। गौतम गंभीर बताते हैं इन सारे प्लेयर्स को, और ये चीज़ बाद में हरभजन सिंह ने बोली है, सहवाग ने भी बोली है, अभी 1-2 और नाम में अभी लेना नहीं चाहता, उन्होंने ये बोली आगे जाकर। उन्होंने भी ये कहा है कि हमें वो बैकिंग ही नहीं दी गई कि अगर हमारे 3-4 मैचेस बुरे भी हो जाएंगे तो आप हमें सपोर्ट करोगे। हम लोग को वर्ल्ड कप जिताया भाई। अभी आप 5-6 महीने के अंदर ऐसा क्या होगा कि आपने एकदम से ही हम सबको निकाल दिया। तो ये जो सिक्योरिटी वाला वर्ड है, गंभीर कहते हैं, मुझे आज तक ये उसके बाद मिली ही नहीं कभी। और जब आदमी सिक्योर नहीं होगा, जब हमेशा पता है कि अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करा तो मैं बाहर हूँ, तो परफॉर्म कैसे करेगा आदमी। आज के टाइम पे तो IPL आ गया है, सब लोग इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, सब लोग रणजी के मैचेस तक देख लेते हैं क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल है सब कुछ। आज के टाइम पे भी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी हमने क्या कहा था भाई कि प्लेयर्स आप चुनो और फिर पूरा साल उन्हें बैक करो ताकि वो परफॉर्म करे आगे जाके। हर प्लेयर के लिए हमने ये चीज कही थी। यहाँ पे तो, और ये चीज हमने सीखी किससे थी? धोनी से सीखी थी। गांगुली के टाइम पे तो चलो हमने उतना क्रिकेट देखा नहीं, उन्होंने भी करी थी वो चीज, बट धोनी उस चीज को आगे लेके गए और इन सारे यंगस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। और मैं यहाँ तो मैं इसमें सहवाग और सचिन के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, बट मैं यहाँ पे तो उनको इंक्लूड भी नहीं करता क्योंकि चलो उनकी एज थोड़ी स्लाइटली ऊपर थी। गौतम गंभीर वाज दैट गाय जो कि इजीली खेल सकता है भाई, बिग मैच प्लेयर भाई। हाँ बिग मैच प्लेयर, इजीली वो बंदा
15 का वर्ल्ड कप खेल सकता था, चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकता था, बट उन्हें नहीं खिलाया गया। एंड इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गौतम गंभीर के लिए थी कि जब उनकी एज है तो वो क्यों नहीं खेल रहे भाई उस टाइम पे। करेक्ट, ये मेन प्रॉब्लम थी। बट इसके बाद जब उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है सहवाग को, उसके बाद आती है द फेमस चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड को डिस्कस करेंगे, कैसे इंडिया जीती, कैसे कैसे उसके बाद भी प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया, पर वो 2015 वर्ल्ड कप जो पूरा रोड मैप था वो कैसे पैन यहाँ आउट से शुरू होता है। जो फॉल्स उम्मीद थी ना हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी से मिली थी, हाँ, उसको डिस्कस करते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी जून के महीने में स्टार्ट हो गई थी। जब स्क्वाड आई थी तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी लोगों के लिए, क्योंकि काफी यंग टीम जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। विराट कोहली तो बाद में ये भी कहता है ना कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, हम लोग सोच के नहीं गए थे हम लोग जीतेंगे। वो फील्डिंग करते करते हम लोग इतना मजे से खेलते गए कि जीत भी गए अल्टीमेटली। सो क्लियरली एक वो ट्रांजिशन फेज एटलीस्ट प्लेयर्स को तो लग रहा था कि भाई दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर। ये चीज़ हमें शायद बाहर से नहीं देखने को मिल रही थी, बट वो चीज़ थी प्लेयर्स के दिमाग में। रोहित शर्मा और शिखर धवन की वो फेमस ओपनिंग पैर हो जाती है उस टाइम पे, जो कि आगे जाके इंडिया को बहुत अच्छा सर्व करते हैं। हरभजन सिंह को अगेन नहीं लिया गया, युवराज सिंह को अगेन नहीं लिया गया। हरभजन सिंह को तो चलो अभी वाइट बॉल सीरीज में पिछले 2-3 सीरीज से नहीं लिया गया था। युवराज सिंह ने पाकिस्तान वाली खेली थी, इंग्लैंड वाली खेली थी, तो उनको क्यों ड्रॉप करा गया? तो बहुत युवराज सिंह ने बहुत अब्रप्टली उनको यहाँ से निकाल दिया गया। आपको पता है कि आपको पिछले 2 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, अगर उनका बायलैटरल में अच्छा फॉर्म नहीं तो भी बिग मैच प्लेयर हैं वो। जो बाकी प्लेयर्स है, गंभीर, सहवाग, जहीर खान, सचिन, ये सब ऑलरेडी अपना लास्ट मैच खेल चुके हैं, तो दे वर ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर। बट कुछ ना कुछ करके मतलब आई वुड गिव ड्यू क्रेडिट टू MS धोनी। काफी लोग, अब जैसा हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, काफी लोग कहेंगे यार चलो फ्लूक में जीत गए। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी कैप्टेंसी थी MS धोनी की, जिस तरीके से उन्होंने यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करा, क्योंकि वो हंगर लाना भी मतलब इट इज़ डिफिकल्ट भाई यंगस्टर्स में लाना, वो विल लाना, और वो करते करते इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है। एंड ये मैं क्यों कहता हूँ कि थोड़ी फॉल्स होप थी, पता है, क्योंकि लोगों को ये पिछले 10-11 साल से हम ट्रॉफी जीते नहीं थे भाई। पिछले 10-11 साल एक्चुअली में काफ़ी सुनहरे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग एटलीस्ट फाइनल्स तक आ रहे हैं। जो 2011 से वर्ल्ड कप के बाद से 13 तक का जो पीरियड था ना, 2011 वर्ल्ड कप के बाद से 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक का, इसमें हम कुछ नहीं जीत रहे थे। हम लोग ह्यूमिलिएट हो रहे थे। हम फाइनल्स तक, सेमीज तक आना छोड़ो भाई, बायलैटरल्स में ह्यूमिलिएट हुए थे। ये शायद वन ऑफ द डार्केस्ट या फिर दी डार्केस्ट फेज ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट जनरेशन थी ये। और वो एकदम से वहां से धोनी ने खींच के एक यंग टीम को निकाला और जिता दिया। तो धोनी की तो डेफिनेटली ग्रेटनेस है। इनफैक्ट अगर तुम सब लोग जाके देखोगे ना, जब जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो वो व्हाइट कोट में थे सब लोग। धोनी की वो सुनना, जीतने के बाद जो वो कॉन्फ्रेंस होती है, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, उसके बोलने के तरीके से वो था थोड़ा बहुत कि देखो बेटा नई टीम से भी करके दिखा दिया। आई थिंक वो भी है ना उस टाइम पे, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट 2013 के अराउंड वो फिक्सिंग वाली चीज़ भी आ गई थी, तो लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए थे MS धोनी पे। और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ प्रूफ करी थी कि बेटे अभी इंडिया को ट्रॉफी जिताई है, अभी है। तो आउट ऑफ नोवेयर इंडिया दोबारा एक ट्रॉफी जीत जाती है, जहाँ पे लग रहा था कि ये क्या डाउनफॉल चल रहा है, एंड जहाँ लग रहा था कि नैया डूब रही है, थोड़ी दोबारा स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। एक थोड़ी होप मिल जाती है कि ये नई जनरेशन शायद परफॉर्म कर दे। आई थिंक ये जो पूरा लेजेंड्स वाला था ना, जिस तरीके से निकाला लगा, लोगों में गुस्सा तो होगा ही होगा। बट वही पॉइंट है कि आपने ट्रॉफी डिलीवर कर दी तो आपने टेप लगा दिया कि अब बोल के दिखाओ, अब जो बोलना। मेन बात वही है, नई टीम पहली बार एक तारीख ICC इवेंट में जीत गए, अब क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते अब। तो धोनी ने जो करा वो सही करा फिर। एग्जैक्टली। एंड इसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, एज वी सेड की बहुत तारीफ होती है MS धोनी की। आई थिंक बाय दिस टाइम ही वाज ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, बन चुके थे ऑलरेडी। पर इसके बाद हमें वही इसी साल हमें एक और रिटायरमेंट देखने को मिलता है, एंड वो क्रिकेट से होता है, विच वॉज वेरी इमोशनल फॉर ऑल इंडियन क्रिकेट फैन, परहैप्स यू एज वेल। जब वेस्ट इंडीज़ का, एंड यहाँ पे भी एक वो शौक, थोड़ा सा एक डार्क चीज़ ये है कि ये चीज़ एक्चुअली में स्केड्यूल में थी नहीं इंडिया के। 2 टेस्ट मैच की वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज अनाउंस करी जाती है स्पेसिफिकली, ताकि सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट दिया जा सके और वानखेड़े में हो सके। प्लान था। हाँ राइट, क्योंकि वो इनिशियली जब स्केड्यूल आ जाता है इंडिया का पूरे साल में क्या क्या मैचेस खेलने वाले, उसके अंदर वो चीज़ थी नहीं, सिर्फ T20 सीरीज थी उनकी साथ में। बट वहाँ पे सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट मिलता है, रिटायरमेंट कराया जाता है, परहैप्स कराया जाता है। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि ही वॉज एक्चुअली ओपन टू प्लेइंग द 2015 वर्ल्ड कप। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट करेक्ट? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स 2015 वर्ल्ड कप में आप 42 इयर्स के होते, एंड ऑनेस्टली उनके आखिरी के 1-2 साल अच्छे गए भी नहीं थे। तो देखो 2011 वर्ल्ड कप में वो 38-37 के थे, 37 के थे, पर कोई एज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्योंकि
बेस्ट बैट्समैन थे By far. वर्ल्ड के, तो आप 42 में तो आपको फिर और बेटर बैट्समैन होना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना है और अपनी एज को डिफाई करना है। वो दोनों चीज़ अगेंस्ट थी उनकी। प्लस आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में एवरी टाइम दिस हैपेंस, अगर इस टाइम पे लेजेंड्स खेल रहे हैं, मान लो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके बिना एक टीम जाती है, यंग टीम, और एक आईसीसी इवेंट जीत जाती है, तो इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। आई डोंट थिंक उसका दोनों चांस दिया जाएगा। करेक्ट। एक यंग टीम के साथ अगर आप जीत गए तो नेचुरली प्रायोरिटी फिर यंगस्टर्स को दी जाएगी। पर मेन बात थी कि सचिन को सारे फॉर्मेट्स, अब टेस्ट बचा था वो भी रिटायरमेंट दिलवा देते हैं 2013 में नवंबर में। वो पूरा सीन भी इतना वैसा सा था भाई, उसमें धोनी भी थे भाई, धोनी ऐसे ताली बजा रहे थे जब वो पूरा लाइन बनाते आई हैं ना। थिंक हैंड्स डाउन द मोस्ट आइकॉनिक टेस्ट मैच Retirement, क्राउड, हाँ, रिटायरमेंट तो है क्राउड दैट वी हैव सीन। वो पूरी क्राउड मैच के खत्म होने के 1-2 घंटे बाद तक पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, कोई बंदा लीव ही नहीं करा वो था। जो पूरी स्पीच थी उनकी वो भी काफी लंबी थी भाई, पूरे क्राउड भरा हुआ था, सब ताली बजा रहे थे हर एक वर्ड के बाद। वैसा रिटायरमेंट कभी नहीं देखा किसी ने। आई थिंक किसी क्रिकेटर को कभी पता नहीं भाई नसीब होगा या नहीं होगा, शायद कोहली एंड रोहित अगर देखते हैं, पता नहीं भाई। आई धोनी ने तो चुपचाप ले लिया रिटायरमेंट, बट इनको शायद जो इमोशन अटैच था सचिन तेंदुलकर के साथ, जिस रीजन से उन्हें इतनी रिस्पेक्ट वो मिली थी, बहुत मुश्किल है। इट इज अनमैच्ड। एंड इसी के साथ अगले साल में 2014 में आते हुए जहीर खान का भी रिटायरमेंट हो जाता है टेस्ट फॉर्मेट से, जो वो फरवरी में न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब अभी लिया नहीं है, पर टेस्ट मैच से भी उन्हें निकाल दिया गया यहाँ पे। आई थिंक अगेन एक और वेरी अंडररेटेड लेजेंड, 2 मिनट उन पे भी दूंगा क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बड़ा हाथ उनका भी था एंड काफी डिजर्व करते थे। परहैप्स उनका भी काफी हार्शली उन्हें ट्रीट करा गया। लास्ट फ्यू ईयर्स में उतनी रह नहीं पाई, नेचुरली बॉलर भी थे तो बहुत ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन उठाए भी नहीं परहैप्स उस टाइम पे, जितने युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर उन सबको उठाए गए थे, बट उनका भी एक काफ़ी सैड तरीके से रिटायरमेंट हुआ था। एंड इसके बाद 2015 में आते आते फिर वो सहवाग और जहीर खान एक्चुअली में रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देते हैं, बट जो बाकी प्लेयर्स बचे थे, मेन बात है 2014 के एंड में धोनी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं टेस्ट मैचेस से। या एंड मेन बात ये है कि जो लोग भी कह रहे हैं कि धोनी का एजेंडा था कोई इन प्लेयर्स के अगेंस्ट, आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि धोनी ने बड़े सेल्फलेसली टेस्ट से भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया when he realized that he is not contributing to the team। प्लस वो आई थिंक 91 या 92 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे, आराम से 100 कर सकते थे। मेन बात थी, एंड यहाँ पे धोनी को तारीफ करना बनता है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट टेस्ट मैचेस में ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि टेस्ट मैच उनको इतने पसंद नहीं थे, एंड ये पता उनकी बातों से भी दिखता है। मैंने एक उनने स्टेटमेंट दी थी अभी रिसेंटली, अभी आजकल उनके वो कोई फाइनेंस वाली कोई है ना, कोई इवेंट होता है उसके उसमें आते रहते हैं, तो वो ये चीज़ उन्होंने पहले ही बोल रखी है कि टेस्ट मैचेस में ये होता है कि भाई 5 दिन हो गए, आपको पता है 5 दिन पे कि ड्रॉ होना है, लेकिन तब भी आपको गेम खेलना है, हम क्यों खेल रहे हैं, घर जाते हैं उससे अच्छा क्या फ़ायदा है। वो थोड़ा सा एवर्जन दिखता है कि वो थोड़ा पॉइंटलेस लगता है उनको, वाइड बॉल उनका फोर्टे था, तो उन्होंने बड़ा सेल्फलेसली, एंड उस टाइम पे वो 33-34 के थे, हाँ 34 के थे, आई थिंक खेल सकते थे आराम से भाई अभी, और फिट तो थे ही। आई थिंक वहाँ पे क्रेडिट जाना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने अच्छी ये दिखाई इसके अंदर, जिसको लेके आगे क्रिटिसाइज भी करेंगे उन्हें, बट टेस्ट फॉर्मेट में एटलीस्ट जो पॉलिसी उन्होंने बाकी लोगों के लिए रखी कि 33-34, अपार्ट फ्रॉम गौतम गंभीर भाई उनके साथ थोड़ा गलत हुआ, बट बाकी प्लेयर्स जो थे 33-34 टीम निकल गया, यंगस्टर्स को आने दो, तो वो चीज़ उन्होंने खुद भी करी एटलीस्ट इन द टेस्ट फॉर्मेट। हिपोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप एग्जैक्टली। इनफैक्ट ट्रांजिशन जो विराट कोहली को दिया बड़ा अच्छा दिया, तो टेस्ट मैचेस में परहैप्स सब शायद इतना कंप्लेंट नहीं कर सकते, बट हाँ बाकी जगहों पे जो हो रहा है वो अभी इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। इसके बाद क्या होता है कि 2015 की वर्ल्ड कप की स्क्वाड आनी थी अगले साल, एंड वो स्क्वाड आती है, एंड वहाँ पे जो है पटाखा फटता है कि गौतम गंभीर नहीं है। आई थिंक परहैप्स दैट वाज देयर लास्ट होप। हाँ तो बताता हूँ ना, गौतम गंभीर नहीं है, सहवाग नहीं है, जहीर खान नहीं है, युवराज सिंह नहीं है, हरभजन सिंह नहीं है। अगर आप अभी भी जाके उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड को देखोगे, सिर्फ एक बंदा है उस पूरी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो 30+ है, महेंद्र सिंह धोनी। स्टुअर्ट बिनी 30 टर्न हुए थे उस साल, 30+ सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे, बाकी सब अपने अर्ली लेट 20s में थे। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, अब पता है ये चीज़, मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा ही मेंटेन करा है कि उस वर्ल्ड कप में सबको पता था कि हम जीतने के लिए नहीं जा रहे, एक्सपेक्टेशन जीतने की नहीं थी, हम अंडरडॉग्स के लिए गए थे, जो कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी था। पॉइंट ये, एंड उस हिसाब से हमने जो परफॉर्म करा सेमीज में, और विनर से ही हारे अल्टीमेटली, बड़ा अच्छा परफॉर्म करा था हमने। पर अब मेरा ओपिनियन पता क्या चेंज है ओवर द ईयर्स, अंडरडॉग्स क्यों थे भाई, किसने कहा बनने को अंडरडॉग्स? तुम सबसे बड़े बोर्ड हो, सबसे बड़े मैच विनर तुम्हारे देश में है, क्यों बनना अंडरडॉग्स? किसने कहा बनने के लिए? कोई एहसान तो कर नहीं रहा अंडरडॉग्स बन के। तुम्हारे पास सारे बड़े मैच विनर्स अपने अर्ली 30s पे अवेलेबल थे, तुम 2-3 ही ले लेते,
पूरी बच्चों की टीम उतारने की जरूरत क्या थी? आई थिंक एक यहाँ पे ना एक नेचुरली काउंटर एक क्वेश्चन या आंसर यही आएगा कि अगर एक टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीनों के ट्रायल ने जाके चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, तो अब आप क्या सोच के बोलोगे यार अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम वापस गौतम गंभीर भाई चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। डेफिनेटली है, और बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर या युवराज को वापस ले लो, मेरा बात ये कि उसको लूप में क्यों नहीं रखा उनको थ्रू आउट दिस? क्या यूज क्या है एग्जैक्टली, किसकी जगह लाएंगे, किसको निकाल सकते हैं? भाई युवराज सिंह का चलो मैं तब भी मान लो कि लो डाउन दी ऑर्डर रखे, देखो देयर आर सम प्लेयर्स जो कि तुम्हें जस्ट बिकॉज दे आर मैच विनर्स वो टीम में चाहिए होते हैं, ठीक है? तुम सिर्फ इस पे नहीं आ सकते कि वो यंगस्टर्स और परफॉर्म, अगर इतना परफॉर्मेंस ही तो हम लोग सेमीफाइनल में क्यों चोक कर गए? कोहली, रोहित, सबका नाम लो, किसने रन मारे? धोनी ने अकेले रन मारे थे, क्यों मारे भाई? एक्सपीरियंस है बंदे का। उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में धोनी ने कुछ खास नहीं खेला था। धोनी के 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए जितना क्रिटिसिज्म आता है ना, उतना ही डिफेंस उसको मिलना चाहिए 15 के सेमीफाइनल के लिए। मुझे लिटरली विनिंग्स याद है, बंदा अकेले टिका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि एंड में आते थे इरिटेट भी हो गया था, कोई सपोर्ट करने को ही नहीं है, फिर अकेले छक्के मारने शुरू करे थे उसने। क्यों करे थे? ही इज बीन देयर एंड ही इज डन दैट। रोहित शर्मा का पहला वर्ल्ड कप है वो, विराट और अश्विन थे जिन्होंने पहले खेल रखा है, मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, उमेश शाह, सब नए नए बच्चे आ रखे हैं। क्या जरूरत है? एक दो मैच में तो कम से कम मिडिल ऑर्डर में रख लो ना। वही चीज़ तुम्हें खानी आई एंड में। जब बड़ा मैच आया, जब नॉकआउट आया तो क्या हुआ? पिट गए तब आगे। आई थिंक थोड़ा सा ना, मैं आई स्टिल थिंक कि मतलब अगर वो उस टाइम पे नहीं खेलता कोई आदमी, कोई तीनों में से एक, देन इट प्रॉब्ली मींस कि 2019 वर्ल्ड कप उनका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप होता। नहीं, खेलने की बात नहीं है, स्क्वाड में रखो। हाँ नहीं स्क्वाड में रखो, मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट कि चलो सेमीफाइनल में उन्हें खिलाया जा सकता था, गौतम गंभीर। ऐसे तो नहीं होता कि डायरेक्ट सेमीफाइनल में ले आते, ऑफ कोर्स लूप में रखना पड़ता। वही तो, फिर उनको हटाना पड़ता। तो मेन बात अब ये भी है ना, ये सारी चीजें जो रोटेशन पॉलिसी थी कि हमें 12 से ही पूरा प्लान करके चलना है कि 15 में क्या होने वाला है, 15 में पूरी बच्चों की टीम खिलाना, ये सब बड़ी विजनरी मूव्स होते अगर इनकी एजिंग अच्छी होती। क्या हम उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं? नहीं। तो अब सवाल तो उठेगा ना। सी जो प्लेयर्स वो लेके आया गौतम गंभीर, वो बहुत ही मतलब लेजेंड्स बने आगे जाके, सारे के सारे, सॉरी एम एस धोनी, सारे के सारे लेजेंड्स बने हैं। पर क्या ट्रॉफीज आई? या ट्रॉफी नहीं आई तो अब इस चीज की क्या गारंटी कि गौतम गंभीर या युवराज सिंह खेल जाते तो ट्रॉफी आ जाती? ज्यादा सर्टेनिटी तो है। 17 में चैंपियंस ट्रॉफी खेला था युवराज सिंह, हाँ, क्यों नहीं आई ट्रॉफी? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट 17 में जो युवराज सिंह थे और 15 में जो हो सकते थे, उसमें भी तो फर्क है ना। और हम लोग से युवराज सिंह पे क्यों कैटेगराइजेशन कर रहे हैं? युवराज सिंह तो खुद ही कहते हैं कि मैं कैंसर के बाद वो सेम प्लेयर नहीं था। इनफैक्ट युवराज सिंह का 2014 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी अच्छा था। वो खुद कहते हैं करियर की वर्स्ट इनिंग्स थी मेरी। मैं एक्चुअली प्लेयर के नाम एग्जैक्टली इसलिए लेना चाह रहा, मेरा प्रॉब्लम आइडियोलॉजी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंभीर को ले लो या युवराज को ले लो, कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो जिसको तुम बैक कर सकते हो, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं, वो 2-3 होने चाहिए। आप 11 की टीम में सिर्फ एक मैच विनर नहीं रख सकते, एक्सपीरियंस मैच विनर, वो कभी वर्क नहीं करता है। आज तक जितनी भी टीम्स वर्ल्ड कप जीती हैं उठा के देख लो, इंडिया 83 में भी जीती थी तो सुनील गावस्कर एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो कि पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करे थे। था ना, मैच विनर्स थे सारे। सी अब अगर हम ऐसे चलेंगे, जस्ट बिकॉज ही हैज मोर एज ऑन हिज साइड डज नॉट मीन कि कोई अगर एज वाला नहीं होगा तो मैच विनर नहीं हो सकता। जैसे विराट कोहली 2014 T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं, 2011 वर्ल्ड कप का चक भी चुके हैं, तो वो भी मैच विनर है। मैच विनर तो आप किसी बीच हो सकते हो। मैच विनर तो 2012 में होबार्ट में भी थे विराट कोहली। एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता है ना बिग स्टेज का। क्यों एक्सपीरियंस नहीं है बिग स्टेज का? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रह चुका है एक आदमी, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, वर्ल्ड कप फाइनल विराट कोहली के लिए कह रहे हो? ये मैं कह रहा हूँ मैच विनर्स की कमी नहीं थी उस टीम के अंदर। मैच विनर्स और बिग मैच प्लेयर्स में फर्क है। बिग मैच प्लेयर कितने थे इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस था बिग मैच का? बॉलिंग लाइन तो पूरी बच्चों की थी। शिखर धवन और रोहित शर्मा का पहला वर्ल्ड कप था, तो टॉप 3 में से तो कभी ना कभी तो लाना ही था ना यार। कभी ना कभी लाना था, ये आप तब बोल सकते हो जब बाकी सारे जो बेंच पे हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए, वो हैं 37-38 के। सी कभी ना कभी लाना था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब 27 का वर्ल्ड कप होता है, मान लो रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं खेलते तो अगेन फिर वो होगा, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी होगी टीम के अंदर। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऐसे टाइप की प्लेयर्स आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप वो ले लेते हैं। लेकिन उसमें फिर भी बुमराह जैसे प्लेयर्स तो +30 के होंगे ना। बुमराह +30 है,
हार्दिक पांड्या प्रॉब्ली +30 हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, बट आई थिंक मतलब तुम ये सोचो सिर्फ एक बंदा पूरी स्क्वाड में जो 30+ है, ये तो बहुत ही यूनिक है भाई, ये तो कभी नहीं सुना मैं। आइडियोलॉजी से मेरी प्रॉब्लम यही है, तुम हार्दिक पांड्या ले लो, तुम बुमराह ले लो, शुभमन गिल वगैरह अपने लेट 20s में होंगे उस टाइम पर, 28 सिराज 30+ होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 30+ नहीं होने वाले प्लेयर्स। मैं तो ये तो तुम प्लेइंग 11 की बात करो, मैं सिर्फ पूरे स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, कोई तो होगा अभी, और भी हम लोग को याद नहीं आ रहे होंगे नाम ऐसे एट द टॉप ऑफ आवर हेड्स। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता कि क्या लॉजिक है। बाय द वे ऋषभ पंत 30 के हो चुके होंगे तब तक मेरे ख्याल से। ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, ये सब 30+। कुलदीप यादव 30+ होंगे, तो आधी टीम तो 5 प्लेयर तो तुमने इसी के नाम दिए, 30+ ही है सारे। 2023 वर्ल्ड कप में विराट कोहली 30+, रोहित शर्मा 30+, 2 मेन प्लेयर तो आपके जो जिनके ऊपर आपने पूरा टिकाया है 30+ के थे वो, बुमराह, हार्दिक पांड्या अबाउट टू टर्न 30, तो शामी 30+। ऐसे थोड़ी होता है भाई, जडेजा 30+, अश्विन 30+। एक बंदा से वैसा होना मेरे को सेंस नहीं बनाया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ युवराज या गंभीर को लो, लेकिन उस जनरेशन से वो पायनियर्स कुछ तो होने चाहिए थे, चाहे आप स्टार्टिंग लेवल में ना रखो। अब मेन इशू यही है कि तुम जो कह रहे हो कि जब पिछले 2 साल से खिलाए ही नहीं तो क्यों लें, सही बात है, तो क्यों नहीं खिलाया पहले, लूप में रखते हैं ना। बेसिकली आपका जो पूरा आइडिया था कि मुझे 15 के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, जिस डायरेक्शन में जानी है, वो फेल हुई है, और क्या मतलब है इसका, फेल ही तो हुई है। तो आपको वो प्रिपरेशन पहले अच्छी करनी चाहिए थी, नहीं हुई वो चीज़, तो ये तो क्रिटिसिज्म धोनी का रहेगा ही रहेगा भाई। आप अंडरडॉग्स बाय चॉइस हो, बाय फोर्स नहीं हो, आपके पास पूरा टैलेंट पड़ा हुआ था। अंडरडॉग बाय चॉइस होता कि भाई बाकी प्लेयर ही नहीं है, अफगानिस्तान जैसी टीम है, तो आप रिस्पेक्ट करते हो। मैं भी बड़ा मानता था कि 15 में क्या खेले हम लोग, पर विद एज मुझे लगता है कि बाय चॉइस थे भाई अंडरडॉग्स हम चाहते तो अच्छी टीम लेके जा सकते थे, क्यों नहीं लेके गए, वही बात है। आई थिंक आई कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि भाई 30+ वाला जो पॉइंट है कि सिर्फ एक प्लेयर का होना, वो एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्राइकिंग है। एंड एक्चुअली लेट्स ऐड मोर टू इट, जब ये रिटायरमेंट अनाउंस होना शुरू होते हैं, वर्ल्ड कप हम हार गए, सहवाग और जहीर खान रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं वर्ल्ड कप के बाद, जब उनको पता था कि अब खत्म हो चुका है। हरभजन सिंह को आपने 2015 में वर्ल्ड कप के बाद ओडीआईज भी खिलाए और टेस्ट भी खिलाया। अब इसका क्या सेंस है? अभी तक उन्हें एकदम ही बाहर निकाल दिया था, अब एकदम से वापस खिला रहे हैं। अब आपको नहीं बोलना कि मुझे 19 की तैयारी करनी है, सेम लॉजिक लगाकर जो आपने 11 के बाद बोला था। अगर आपने 15 में नहीं लिया तो उसी साल आप कुछ महीनों बाद ही हरभजन को दोनों फॉर्मेट क्यों खिला रहे हो? इसका लॉजिक क्या है? फिर आप कंटिन्यू कराओ ना अश्विन जडेजा के साथ, नए स्पिनर्स डेवलप करो। तो धोनी क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, क्या गेम प्लान है एग्जैक्टली? और यहीं पे वो क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज़ ऑन पर्पस हुई है या फिर ये एक्चुअली में कोई थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब स्ट्रैटेजी में कुछ फ्लॉज दिखने शुरू हो रहे हैं। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि धोनी को लगा कि यार जो मैं चल रहा था, अजय सेट की शायद फ्लॉस थे, मेरा शायद गलत प्लानिंग हो गई, दैट इज उन्होंने फिर से एकदम से हरभजन सिंह को लूप में ले लिया। 2016 की T20 स्क्वाड में भी वो थे। क्या लिया है उसके बाद तो रिटायरमेंट ही आ गया हरभजन सिंह का, उसके बाद वो कभी खेले ही नहीं ओडीआई टेस्ट नहीं खेले, पर फिर उन्हें T20 स्क्वाड में ले लिया था ना, पर उसमें वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, ऐसे स्क्वाड में थे। यही तो होता है, देखो 15 में उनको दोबारा टेस्ट और ओडीआई खिलाया, उसके बाद कभी खिलाया ही नहीं। तो ये बीच में क्या हो रहा था एग्जैक्टली? युवराज सिंह अंदर बाहर होते रहे। युवराज सिंह का पता है एक बहुत पेक्यूलियर केस है, आई थिंक हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट मूव ऑन कर चुके हैं, विच इज कि अब जो ये सारे प्लेयर्स हैं ना, अब इनका रिटायरमेंट हो चुका है, अब ये अपने मुंह से इनसाइडर चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल के आएंगी, एक एक करके हर प्लेयर की बात करते हैं। एंड दिस हैज कम ओवर द इयर्स, ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकले और फिर अगले दिन आके बोल दिया नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। करेक्ट, दिस हैज कम ओवर द इयर्स। युवराज सिंह और हरभजन सिंह को इसके बाद T20 फॉर्मेट में अंदर बाहर करते हैं। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया में हम हारे थे सेमीफाइनल, तब युवराज सिंह थे टीम में, हरभजन सिंह स्क्वाड में थे, उनको मैच नहीं खिलाया गया था। उनका लास्ट T20 मैच वर्ल्ड कप से पहले हो चुका था यूएई के अगेंस्ट, एंड उसके बाद हरभजन सिंह का भी खत्म हो गया था, रिटायरमेंट आ जाता है उनका। दिस वाज द लास्ट इंटरनेशनल गेम। युवराज सिंह दोबारा बाहर होते, उनको दोबारा अंदर कराया जाता 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अपेरेंटली बिकॉज विराट कोहली चाहते थे, उसमें धोनी का कोई हाथ नहीं था सच, वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते इतना, खत्म। 17 के एंड आते आते इन सारे लेजेंड्स का रिटायरमेंट आ चुका था, सिर्फ धोनी बचे हुए थे। अभी जितने भी प्लेयर्स हैं इन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बोला है, अभी तक हमने जो इंसिडेंट्स डिस्कस करें, वो हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या ये स्ट्रैटेजी धोनी की ये इंटेंशनल थी
ये एक्चुअली में कंट्री के भले के लिए थी। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद गौतम गंभीर। उन्होंने क्या बोला? गौतम गंभीर ने बाद में आके ऐसा बोला, एक इंटरव्यू था उनका, उसमें आके उन्होंने ऐसा बोला कि पहली बात तो उनसे उनके कमबैक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 2014 में मेरा एक कमबैक हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे, फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। एंड उसमें बाय द वे उस पूरी टेस्ट सीरीज में कोई भी परफॉर्म नहीं करा था। सिर्फ वही टेस्ट सीरीज जिसमें कोहली का एंडरसन का वो बना था। हाँ, काफी झोल बना था उनका। उसके बाद से कोहली कमबैक हुआ था। इसमें सिर्फ गौतम गंभीर को निकाला गया, बाकी सबको खेलने दिया गया। तो वो खुद भी इस चीज को लेकर शौक थे कि भाई सबने ही करा था, पर निकाला सिर्फ मुझे ही गया, स्केपगोट मुझे बनाया गया। फिर 2016 में उन्होंने फिर से 2 टेस्ट खेले थे और उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया गया था। तो 2014 से लेकर 16 तक इनने केवल 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वो भी ऐसे इतने बड़े बड़े गैप्स में आके, 2-2 साल के गैप में। तो वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी शॉक थे। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि 2012 में अगर आप 2015 की टीम बना रहे हो, हाँ, तो वो चीज़ बेवकूफ़ी है। और तुम मुझे खुद बताओ, अभी हम 15 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, ये जितने भी लेजेंड्स हैं सबका हमने डिस्कस कर लिया कैसे इनको पता भी नहीं था इनका लास्ट मैच ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 5-6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बेंच कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है? आप उनका फॉर्म डिटर्मिन करने के लिए कि अच्छा है बुरा, थोड़ा लंबी रोप तो देते। तो हम किस मुंह से कह रहे हैं कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम तो बच्चों को ही लेके जाएंगे? तो भाई तुमने चांस ही कितना दिया उनको? 4-5 महीने के बेसिस उनको निकाल दिया। पूरे इंटरव्यू में उनका एक वो पॉइंट बहुत स्ट्रिक्ट था, हाँ, कि यार जो मुझे बैकिंग पहले मिली गई थी वो मुझे बैकिंग अब मिली नहीं। मैं कभी सिक्योर नहीं फील। हाँ, 2-2 साल के गैप में उन्हें टेस्ट मैचेस खिला रहे हो तो बंदा सिक्योर तो पहली बात फील करेगा नहीं, प्लस वैसे भी आउट ऑफ टच ही रहेगा। तो कैसे ही खेलेगा? कि आप 2 साल बाद आके कह दिया नहीं अब भाई मैच विनिंग पारी खेल जाओ, सेंचुरी मारो, तो नहीं मार सकता ना फिर वो खिलाड़ी। एंड ये पूरी स्ट्रैटेजी की जो जड़ है वो सीबी सीरीज, हाँ, उसके बारे में गौतम गंभीर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी जो कि मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। गौतम गंभीर ने ये चीज बोली ऑन रिकॉर्ड, इट वाज अटर क्रैप, जो ये पूरी रोटेशन अटर क्रैप एंड वेरी अनफेयर। उन्होंने उसके बाद पता उस चीज को बैक कैसे करा बड़ी अच्छी स्टेटमेंट से, कि जब आपने ये रोटेशन पॉलिसी का मन बना लिया, चलो बना लिया, मैं अग्री नहीं करता, लेकिन कैप्टन है तो मैं बिलीव करता हूँ जो कैप्टन ने कहा उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो मैं चलो मान गया। अब जब आपकी सीरीज लाइन पे आ गई थी आखिरी 2 मैचेस में, और आपको पता था कि अब आपके कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एंड इट इज ट्रू बिकॉज अब हमें पता है कि बैक एंड पे एशिया कप के लिए बात हुई थी कि धोनी को कप्तानी से निकाल दिया जाए, तब आपने सारे प्लेयर्स को वापस खिलाना शुरू कर दिया। जब आपने 15 वर्ल्ड कप के लिए कहा है कि हमें रोटेशन पॉलिसी चलानी है, तो 15 वर्ल्ड कप को सोचो ना, ये बायलैटरल सीरीज हारने से क्या फर्क पड़ता है? तो अब फिर वापस क्यों लेके आए सारे प्लेयर्स को? भाई बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, कैन एनीवन काउंटर दिस? प्लस उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो कि मुझे काफ़ी, मतलब इस पे भी ना काफ़ी ग्रे एरिया है। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट अ लाइबिलिटी टू योर टीम देन एज शुड नॉट मैटर, विच इज ट्रू। मतलब बट हिज एज वाज आल्सो वेरी यंग। मैं वही कहने वाला था कि ये चीज़ अगर आप, ये भी उन्होंने सीबी सीरीज को लेके बोला था, एंड परहैप्स ही वाज टॉकिंग अबाउट वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, अपने लिए नहीं बोल रहे थे। बट वही अगर आप उन पे भी लागू करो तो वो एज तो उनकी थी नहीं, तो ये चीज़ तो उन पे लागू ही नहीं होती, तो उन्हें तो वैसे भी मौके मिलने चाहिए थे, पर उनके साथ भी वो चीज़ नहीं हुई। इनफैक्ट अगर आप पूरी सीबी सीरीज वाला इंसिडेंट देखो, गंभीर क्लियरली डिड नॉट अग्री विद इट, एंड सबसे ज्यादा उनका ही बनता है, ही वाज द यंगेस्ट। सहवाग एक्सेप्टेड इट, बट वही उनको कम्युनिकेट सही से नहीं करा गया। सचिन वॉज साइलेंट। ये तीनों के साथ जो हुआ है, इसमें से सबसे वोकल जो थे वो गंभीर ही थे, एंड आई थिंक ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स की इन तीनों के क्या फीलिंग थी। सचिन ने बोला नहीं, लेकिन उनको भी सेम लगा। आई थिंक वोकल होना सबसे ज्यादा बनता भी इनका ही था, क्योंकि इनका पूरा करियर अभी बचा हुआ था। बाकी सबका चलो आई नो बचा हुआ था, बट वो लोग तब भी अपने मिड 30s या लेट 30s माने स्टार्ट हो गए थे, तो दे न्यू कि चलो अगले 3-4 साल हो सकते हैं, उसके बाद शायद प्रॉब्ली खत्म हो जाए। बट गंभीर का जो वो कहते हैं, और इस इंटरव्यू में उन्होंने फिर से वही चीज़ कही थी कि मेरा जो सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा अपने करियर का, वो यही है कि मैं अपना वर्ल्ड कप 2011 में जो जीता उसे 2015 में डिफेंड नहीं कर पाया। सही बात है। ही वुड बी थिंकिंग 2012 में तो कि 3 साल बाद वर्ल्ड कप है, मेरी एज क्या 33 की होगी यार, 33 में तो खेलूंगा ही वर्ल्ड कप। अभी सहवाग भी तो खेला है, पर उन्हें भी वो खेलने नहीं दिया गया, और वहीं से उनकी रोटेशन पॉलिसी चालू कर दी गई ड्यू टू बीइंग अ स्लो फील्डर, वो भी पता नहीं कैसे। आई थिंक इट वाज एक्चुअली अ क्रैप। बट जो और प्लेयर्स है, हरभजन सिंह की बात करते हैं हम। हरभजन सिंह को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में बाद में कि जब हमारा रिटायरमेंट का ये सीन हो रहा था, हमें पहले ही मैचेस से निकाल दिया गया था और हमें बताया नहीं था हम दोबारा कब खेलेंगे। ये किसी का सीक्रेट एजेंडा था, और जिसका था मैं उसका नाम नहीं ले सकता। बट मैं जब भी धोनी जो उस टाइम पे कैप्टन थे उनसे पूछता था कि भाई क्या सीन है, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, थोड़ा रोड मैप दे दो। कहते हैं धोनी हमेशा चुप रहते थे, धोनी कभी बताते नहीं थे कि क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, वो हमेशा शांत रहते थे। अगेन वेरी पुअर कम्युनिकेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि धोनी एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। या तो वो बस टीम से निकालना चाहते हैं, ही डज नॉट वांट टू से एनीथिंग। आई थिंक वो चीज़ ऑनेस्टली बोल देनी चाहिए थी।
हाँ नहीं वही कह रहा हूँ मैं, बोल देनी चाहिए थी एक्चुअली में, कम्युनिकेशन बहुत आप कोई आंसर नहीं दे रहे, फिर हरभजन सिंह कहते हैं मैं कब तक पूछूं, अच्छा नहीं लगता ना, कब तक पूछूं भाई। तो मैंने पूछना छोड़ दिया। या फिर आते हैं सहवाग। अब सहवाग का एक इंटरव्यू था आपकी अदालत का, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस पर आप देखोगे तो उसमें बताते हैं कैसे सौरव गांगुली ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सहवाग का करियर तो धोनी नहीं खत्म कराया। ओह एंड सहवाग ने उस पूरे इंटरव्यू में आप देखोगे तो बहुत रिस्पेक्टफुली धोनी को ट्रीट करा है और बहुत तारीफ करी है धोनी की। सहवाग टिल डेट वो ये कहते हैं कि इंडिया का बेस्ट कैप्टन MS धोनी। आई थिंक ये सब कहते हैं, सचिन भी कहते हैं, युवराज सिंह भी मानते हैं, गौतम गंभीर भी कहते हैं एक्चुअली में, अगर आप देखो तो। हरभजन सिंह का मैं सुना नहीं, बट आई एम श्योर वो भी बिलीव करते हैं। विच शोज कि इनके ऑफ फील्ड जो भी इश्यूज थे उन्होंने कभी ऑन फील्ड वो चीज नहीं करी, विच इज व्हाई दे वन द वर्ल्ड कप। प्रोफेशनल या वो प्रोफेशनलिज्म मुझे नहीं लगता आज के डेट में है उतना। नहीं हो सकता। तो सहवाग ने पूरे थ्रू आउट दिस इंटरव्यू धोनी को डिफेंड करा। ये कहते हैं कि भाई वो गांगुली का ओपिनियन है, उनको ऐसा लगता होगा, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, धोनी ने मुझे अच्छे से ही ट्रीट करा। हाँ उन्होंने ये कहा था, एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर एक चीज़ थी जिसका मैं विटनेस था पर्सनली। उस टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्चुअली क्या हुआ था, यही नोएडा में एक फेमस क्रिकेटर है, उनके अकेडमी का इनाग्रेशन था, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे इनाग्रल मैच खेलने के लिए। तब मैं होऊंगा 12-13 साल का, ये 2012 की बात है शायद, ठीक है। तब उन्मुख चंद जा रहे थे अच्छा अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने, वो वहाँ पे आया हुआ था। या तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सारे बड़े क्रिकेटर्स आ रखे थे। उस टाइम पे परविंदर रवाना भी आए थे, बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। तो सहवाग वॉज द होस्ट, मतलब द बिग स्पॉट ऑफ द शो, एंड वो लोग सामने स्टेज पे बैठे हुए थे, हम लोग बच्चे थे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, मैच की तैयारी कर रहे थे। तो सहवाग से एक पूछते प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदा कि 2011 वर्ल्ड कप के पीछे का सक्सेस का क्या लगता है रीज़न, धोनी का कैप्टनसी का। तो वो सहवाग कुछ ऐसे ही कहते कि वो वर्ल्ड कप, मतलब हाँ सबको जाता है, धोनी बहुत अच्छे कप्तान थे, पर टीम भी बहुत अच्छी थी, सबको क्रेडिट जाता है। हाँ एंड आई कैन, ये मैंने खुद, मैं था वहाँ पर, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। वहाँ पे कोई हल्ला उल्ला कुछ नहीं हुआ था, सबका रिस्पॉन्स था, बड़ा अच्छा आंसर दिया है, नॉर्मल आंसर है। अगले दिन न्यूज़ में वो चीज़ थी कि सहवाग ने शॉट्स फायर करें धोनी के ऊपर, ओह कि धोनी को क्रेडिट वो मिलता है, बाकियों को क्रेडिट नहीं मिला, तो सहवाग को जलन है, ये वो इतनी पलट दी भाई। वही तो कह रहा हूँ, ये चीज़ आज, इनफैक्ट ये चीज़ शायद धोनी की मूवी में भी दिखाई है। जब वो एक शायद छोटा सा सीन होता है, जब धोनी वो होटल में एंटर कर रहा होता है अपने रूम में, और वो टीवी पे सहवाग का वो शक्ल बनी होती है, बोलता है कोई कि धोनी उसे सहवाग करके, एंड धोनी हंस के चला जाता है वहाँ से। तो ये बहुत मैसअप करा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने। ओके एंड वही सहवाग कहते हैं कि मैंने सोच गलत थोड़ी बोला है, मैं धोनी से क्रेडिट थोड़ी ले रहा हूँ, लेकिन पूरी क्रेडिट दे रहा हूँ सबको दे रहा हूँ, सबको जाता है। और सही बात भी है भाई। या। अगर सिर्फ धोनी की बात थी, लोग कहते हैं ना कि भाई धोनी में ये बात तो थी, उसके बाद तो हम लोग वर्ल्ड कप जीते नहीं, तो भाई धोनी खुद भी कितने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद। अगर सिर्फ धोनी ही था तो हर वर्ल्ड कप जो खेलता वो जीत जाता। या तो एक अच्छी लीडर और एक अच्छी टीम दोनों की जरूरत होती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सहवाग के पूरे इंटरव्यू में यही होता है कि ही कीप्स डिफेंडिंग, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन जो वो चीज़ें बिलीव करते हैं। इनफैक्ट एक बीच में रूमर आता है कि ग्रेग चैपल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सहवाग, एंड ये रबिश है मेरे ख्याल से, सहवाग एंड धोनी की लड़ाई 2007 में शुरू हो गई थी, जब कैप्टन धोनी को बनाया गया था, सहवाग कप्तानी चाहते थे। तो सहवाग ने इस चीज़ को भी काउंटर करा कि आप सिलेक्टर से जाके पूछिए, मैंने हर मोमेंट पे अपने करियर में खुद कहा है कि मुझे कप्तानी मत देना। ओके तो ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रेग चैपल तो मतलब भाई टीम के अंदर बनेगा podcast। सर्वनाश कराना है, टीम के बाहर जाके भी सर्वनाश कराना है, शेमफुल स्टेटमेंट। अगर हम लोग, अब मैं इस प्लेयर की बात करना चाहता हूँ, हमने इसकी करी नहीं थी, तुम्हें पता वो जो सबसे शॉकिंग वाला जो तुम कह रहे थे वो यही है, इरफान पठान। ओके ये एक्चुअली में वो 2011 वर्ल्ड कप के पार्ट नहीं थे, हाँ बट ये जो आप बोलेंगे ना, ये आप इसमें सुनेंगे, इनको बाहर करने का जो रीज़न था, ये स्टेटमेंट सुन के आप पागल हो जाएंगे। इरफान पठान कहते हैं कि जो मेरा लास्ट मैच था, एंड दिस इज सो अनबिलीवेबल वंस अगेन, वो 28 साल की उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला है। ही वाज 28 व्हेन ही प्लेड हिज लास्ट गेम 2012 में। क्यों? एंटरिंग हिज प्राइम। हाँ, एंटरिंग हिज प्राइम भाई। अभी बुमराह 30 के हम कह रहे हैं भाई, अभी तो है 5 साल और। 28 में उनको निकाला गया, एंड वहाँ पे क्या था कि उनकी ओपिनियन में उनका रोल चेंज कर दिया गया था। वो ओपनिंग बॉलर थे, उनको वन चेंज बना दिया गया था, तो नेचुरली स्विंग विंग में थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ी परफॉर्मेंस हैम्पर हुई थी, एंड थोड़ी इंजरीज वगैरह भी थी जिससे वो कम बैक नहीं कर पा रहे थे। पर कहते हैं एट द सेम टाइम मुझे वो बैकिंग नहीं मिली टीम से, और इनडायरेक्टली धोनी का नाम ले रहे थे जितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी। अब जो मैं चीज़ बताऊंगा ये अनबिलीवेबल है। कहते हैं मेरा जो लास्ट मैच था अगेंस्ट श्रीलंका,
उसमें मैं मैन ऑफ द मैच था, ठीक है। अगले उसमें मैच में मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच होने के बाद। हाँ। अब वो गैरी कर्सन उस टाइम पे कोच थे, उनसे जाके पूछते हैं कि यार मतलब हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बताइए। गैरी कर्सन उनको कहते हैं यार तू जानता है हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। भाई साहब। तो इरफान पठान कहते हैं तो इट मीन्स कि मैं अगली सीरीज में ड्रॉप होने वाला हूँ। तो गैरी कर्सन कोच है, वो कहते हैं नहीं यार ऐसा क्यों सोच रहा है, तूने भी मैन ऑफ द मैच जीता है। इरफान पठान कहता है देखना ही होगा, और अगली सीरीज में ड्रॉप थे वो। डैम भाई साहब, गैरी कर्सन को नहीं पता था, खुद कोच को नहीं पता था कि कौन ड्रॉप होने खुद वाला है। कोच कह रहा है क्यों होगा ड्रॉप यार, तू क्यों ड्रॉप होगा, और ड्रॉप हो जाते हैं। और बताता हूँ इसके बाद, जब वो ड्रॉप होते हैं इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने जब भी धोनी से पूछा कि मैं क्या मेरा रोड मैप है, जैसे भज्जी ने पूछा था, तो धोनी हमेशा कहते थे नहीं नहीं सब सही चल रहा है, अच्छा है, सब बढ़िया है, परफॉर्मेंस तो अच्छी आ रही है, बट कभी कोई क्लियर आंसर ही नहीं दिया। अब इरफान पठान कहता है भाई मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मैं कब तक पूछूं, हाँ। मैं चापलूसी तो करूंगा नहीं, जो सेम हरभजन सिंह ने बोला भी। तो मैं ये सब अब मैंने फिर पूछना छोड़ दिया, मुझे समझ में आ गया क्या गेम चल रहा है। और श्रीकांत जो कि उस टाइम पे सिलेक्शन कमेटी में थे या चेयरमैन थे, पता नहीं एक्जैक्टली क्या थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी इरफान पठान को सिलेक्ट ना करने के लिए, कि इरफान पठान की विकेट्स ऑन पेपर हैं बट इरफान पठान विकेट ले नहीं रहे, बैट्समैन उनको विकेट दे रहे। भाई तुम सोच सकते हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी क्रिकेटर बनने के लिए और तुम्हें ये स्टेटमेंट दे के बाहर निकाला जा रहा है। आप विकेट ले रहे हो पर आप विकेट खुद नहीं ले रहे, बैट्समैन आपको विकेट दे रहा है। प्लस भाई कितनी 28 साल का आदमी है उस टाइम पे, अभी टीम के अंदर परमानेंट फिक्स भी नहीं हुआ है, आप उसको लेके पब्लिकली आके ये चीज बोल रहे हो, कितनी गंदा मोरल डाउन हुआ होगा भाई उसका, कि और क्या कर सकता हूं मैं। क्या मतलब आदमी जवाब क्या दे इस चीज को भाई, ये तो मैं इतना हंसा था नहीं सोच के, ये सब चीजें सुन के तुम्हें लगता नहीं कि क्या हो रहा है भाई, कुछ तो है। हाँ हाँ। जहीर खान ने हमेशा डेकोरम मेंटेन करा है, कभी कुछ नहीं बोला। मैं जो लास्ट गाय हमारे युवराज सिंह, हमने सब प्लेयर्स की बात कर ली, युवराज सिंह का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ये ओनली प्लेयर थे जिसको धोनी भी चाहते थे खिलाना, वरना वो बार बार कम बैक नहीं करते। यहाँ पे मैं शायद धोनी को ब्लेम नहीं करता, विच इज वेरी अपोज टू द होल वो मिसकॉन्सेप्शन की एक्चुअली में इन दोनों के बीच में लड़ाई है। इनफैक्ट युवराज भी हमेशा बड़े रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि धोनी ही मुझे हमेशा सही पिक्चर दिखाते थे, प्लस उन्होंने ये भी कहा है, उनको जब टीम से निकाला गया था तब उन्होंने ये चीज बोली थी, शायद 2015 वर्ल्ड कप के बाद की बात है, कि वो एक कैप्टन है। हाँ। वो इंडिविजुअली जो लोग चाहते हैं, उसके दोस्त चाहते हैं, वो उसके हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। उसे एक ऊपर चढ़ के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सबका डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार आप टीम में फिट नहीं बैठ पाते हो डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड प्लेयर। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था धोनी को इस चीज के बारे में डिफेंड नहीं करते हुए, जबकि वो खुद सेलेक्ट नहीं हुए थे। हाँ। आई थिंक युवराज सिंह को भी बहुत ज्यादा विलेनाइज करा जाता है, एंड एक्चुअली में अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखोगे, ही हैज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ धोनी, एंड वही है, वो ही इज वेरी ओपन कि यार हम लोग का वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही है, हम दोस्त वोस्त नहीं है, बट कभी भी ये चीज़ उन्होंने टीम के हित में आने से रोकने नहीं दी कभी भी। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि युवराज सिंह का मुझे याद है जब वो कैंसर से वापस आए थे, उनका नाम कमबैक मैन बन चुका था। मुझे याद है हर साल में देखता था कि उनका जो है यहाँ पे कमबैक हो रहा है, वहाँ पे कमबैक हो रहा है, और कमबैक मैच में आके तो इतने रन बना देंगे कि सोच नहीं सकता। प्लस वो बीच में वीडियोस आती थी ना, वो अलग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रक के टायर उठा के, वो वाली चीजें होती थी। बट युवराज सिंह इन हिज ओन वर्ड सेज कि, और ये पता है बड़े हार्ड रियलाइजेशन था जो कि मुझे अब होता है, कि उस टाइम पे तो लगता नहीं था ना, आदमी होप में होता है कि खेलेगा, और वो कहते हैं कि कैंसर के बाद मेरी बॉडी शायद वैसी नहीं थी, खुद बोल जितना मैं कर सकता था पॉसिबली, वो सेम प्लेयर नहीं था मैं। है भाई, मतलब टोल लेती है चीज़। हमें लगता था कि भाई युवराज सिंह ने एकदम ही बीट कर दिया इस चीज़ को, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द गाय। बट युवराज सिंह ही वो प्लेयर है जिनका हमेशा कमबैक होता रहा 2017 तक ही। इनफैक्ट इस पूरी जनरेशन से धोनी सबसे आखिरी प्लेयर थे, सेकंड पे युवराज ही आते हैं। बट युवराज वंस अगेन जब भी उनका कमबैक हुआ ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही, और ना उनको एक लंबी बैकिंग भी दी गई। बैकिंग नहीं दी गई, प्लस ये भी है जिसकी वजह से वो धोनी की इतनी तारीफ करते हैं। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी वाले ही के बाद ये सीन था जब उनसे यही बोला गया था कि आप अपनी फिटनेस पे काम करिए, यूरो टेस्ट पास कर लीजिए। हाँ, यूरो टेस्ट पास कर लीजिए, आप टीम में आ जाओगे। और तब धोनी ने आउट ऑफ द वे जाके युवराज सिंह को पर्सनली बोला था कि भाई ये जो सिलेक्शन लोग कमेटी है ये एक्चुअली में आपको देख नहीं रही है, तो आप क्रिकेट एंजॉय करिए अपना खेलने के लिए, बट दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स यू। तो जब हम लोग ये वर्ल्ड कप चैंपियंस का करियर फिनिश करने की बात करते हैं, सबसे पहले नाम युवराज सिंह का आता है और योगराज सिंह का आता है, बट एक्चुअली आई थिंक ही इज द गाय जिसको शायद सबसे ज़्यादा
लंबी रोप दी गई है। युवराज सिंह मेरे सचिन के बाद फेवरेट प्लेयर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए इस चीज़ को। एंड यही से हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन रियल विलन है। जो ये सच्चाई है इस पूरे स्टोरी की, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत नुआंस्ड है। एक आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि धोनी ने अगर इन सबको फेज आउट करना ही था तो अपने आप को फेज आउट क्यों नहीं करा जैसे टेस्ट मैचेस में करा था। क्या जरूरत थी 19 तक खींचने की व्हेन यू आर नो लॉन्गर द सेम प्लेयर। बाय द वे हमने हर प्लेयर के लिए कहा है कि दे वर नॉट द सेम प्लेयर। सेम थिंग अप्लाइज फॉर धोनी। कोई धोनी फैन आके डिफेंड नहीं कर सकता इस चीज को। धोनी इन 2019 वाज नॉट द प्राइम धोनी। 2019 तक भी क्या, मतलब 2015 वर्ल्ड कप में जो हमने कहा इतनी तारीफ करनी चाहिए उनकी, 2016 वर्ल्ड कप में इतना ही गंदे थे वो। उसके बाद से कभी वो ऐसे नहीं लगे जैसे खेलते थे वो। तो पूरी जो बात हमने बाकी सबके लिए करी है सेम चीज धोनी के लिए भी होनी चाहिए। हर कोई इंसान है, बट उन्होंने अपना वर्ल्ड कप तक खींचा करियर, 2 एक्स्ट्रा वर्ल्ड कप्स खेले, एंड सबके दिलों में इन प्लेयर्स के क्वेश्चन यही है कि भाई अगर आप हमें 11 के बाद देख ही नहीं रहे टीम में 8 साल तक, आपको खुद लेकिन खेलना है, तो एज वाला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। एंड इन माय ओपिनियन जो पूरा ये क्रक्स है ना इस पूरे स्टोरी का, जो शुरुआत हुई थी 2012 में, वो शायद एज को ही लेके हुई थी कहीं ना कहीं। मेन इशू ऑल्दो वो भी कितना वैलिड है, गंभीर 29-30, युवराज उस एज के, हरभजन उस एज के। तो अगर उन पे वो एज का टैग लग रहा है, हरभजन ने चीज़ बहुत खुल के बोली है कि एज के चक्कर में मेरे को जानबूझ के नहीं देखते थे, कोई यंगस्टर है तो उसको देखेंगे जानबूझ के, चाहे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लेयर्स बोल रहे हैं। बट आपने उसी एज चीज़ को डिफाई करते हुए खुद तो 19 तक खेला है, तो थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो गई यहाँ पे? आई थिंक हिपोक्रेसी है ये एज वाली चीज़ भी ना, मुझे लगता है मुझे एक एक्सटेंट तक समझ में आती है। वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि भाई देयर वर थिंग्स इन द ड्रेसिंग रूम जो कि इन दोनों खिलाड़ियों के आपस के बीच की बातें थी। क्लियरली धोनी की बहुत ऐसी कुछ खास बनती नहीं थी। ही वॉन्टेड न्यू प्लेयर्स टू कम इन, ताकि मतलब अगेन आई डोंट वांट टू विलनाइज हिम, बट ऐसा देखने में लगता है एज एन आउटसाइडर कि धोनी आउटसाइडर थे जिस चीज़ से हमने स्टार्ट करा था, इसलिए उनकी इन लोगों से बनती नहीं थी। ही वांटेड न्यू पीपल अराउंड ताकि वो आउटसाइडर वाली चीज़ पहली बात चली जाए, एंड ही इज द गाय हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ पे पता है ये बात भी आएगी कि आर श्रीधर जो कि उस टाइम के हमने कितने बार मेंशन करा, कोच थे, फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कैसे विराट कोहली भी थोड़ा इरिटेट हो गए थे कि आप अब कप्तानी मुझे क्यों नहीं सौंप रहे तीनों फॉर्मेट। 16 T20 वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने कप्तानी सौंपी नहीं थी। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी वाली, 17 में जनवरी में एक ओडीआई सीरीज होनी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने बोला था कि अब मेरे को कैप्टनसी नहीं करनी। एंड इसी चलते आप लोग ये भी बोलोगे ना कि मतलब जो उन्होंने सेम चीज़ अप्लाई पहले करी थी कि गौतम गंभीर इन सबको निकाल दिया। जो पावर डायनामिक्स वाली बात होती है कि जब एक ड्रेसिंग रूम में होते हो, जब हर जगह से एडवाइस आ रही होती है, तो आपको हमेशा सही लगता है ना कि मेरा वैल्यू नहीं करा जा रहा ओपिनियन। तो जब एज अ जूनियर आप आओगे ना टीम में, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट धोनी। आज के टाइम पे भी कोई आएगा, अगर शुभमन गिल कल को कैप्टन बनता है तो वो ये सेम चीज़ फील करेगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के सजेशंस तो आएंगे आएंगे। इट इज़ वेरी नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ सीनियर। बट क्या आप उस चीज़ को कैसे डील करोगे, क्या आप अपनी टीम बना पाओगे उस तरीके से, वहाँ पे आई थिंक वो प्रॉब्लम आएगी। एंड वही चीज़ आई थिंक फिर उन्हें विराट कोहली के लिए भी सोचना चाहिए था। अगर विराट कोहली के टाइम पे अगर आपने इतना एक्सटेंड कर दिया तो विराट कोहली भी तो वही फील कर रहे होंगे जो आपने फील करा था वहां पे, तो उन्होंने नहीं सोचा वो चीज। और 2019 वर्ल्ड कप में भी आप ये आर्गुमेंट बना सकते हो ना कि परहैप्स किसी और को ग्रूम करते, फिर या तो पंत को फास्ट ट्रैक करते या तो दिनेश कार्तिक को फ्लरिश करने देते। फिर उसका भी था कि भाई खेला नहीं एकदम से ले लिया वर्ल्ड कप में, तो पहले से खिला लेते। तो धोनी का ये तो है कि वाइड बॉल में भी थोड़ा स्ट्रेच हुआ है करियर परहैप्स, एंड फेजिंग आउट बेटर होनी चाहिए थी। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे छोड़ के चले जाना, कोई प्लानिंग ना होना उसके बाद कौन आने वाला है, थोड़ा सा ये मुझे गलत लगता है कहीं ना कहीं। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि जितनी भी ये प्लेयर्स हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि धोनी ने फेजिंग आउट करी है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप 29-30 साल की उम्र में ही आपको रोटेशन पॉलिसी में डाला जा रहा है, तो क्लियरली कैप्टन आपको नहीं चाहता। फिर इट इज़ नॉट अबाउट एज, इट इज़ नॉट अबाउट एज। बट मुझे ये भी लगता है कि जो ये प्लेयर्स जो बाहर हुए और धोनी जिन्होंने इनको निकाला है, सबका अब चाहे डिसीजन सही हो गलत हो वो तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो गलत डिसीजन था ये, क्योंकि आपको मैच विनर्स चाहिए थे आगे जाकर भी, वरना 15 का वर्ल्ड कप टैंक नहीं होता शायद। पर किसी के भी डिसीजन के पीछे का इंटेंशन गलत नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि धोनी को भी अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, आई थिंक हाँ डिसीजन गलत सही हो सकता है उनका, बट डिसीजन के पीछे का इंटेंशन मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट का बेटरमेंट ही था। कोई पर्सनल ईगो नहीं थी उसमें। राइट। उनको जो लगता था उन्होंने करा। अब वो लगता था जो शायद गलत हो, पर जो
इंटेंशन था उसके पीछे का वो अच्छा ही था। वो हमेशा इंडिया के भले का था। आई थिंक मैं भी ये बोलूंगा, एंड फाइनली जितने भी थाला फैंस जो कि शायद इस चीज को सुन के थोड़ा ट्रिगर हो जाए, बट आई टेक यू बैक टू द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, एंड मैं ये बोलूंगा कि एज फैंस आपका खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड इट इज योर ड्यूटी कि आप क्वेश्चन उठाओ। एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल, तब तक आप जो भी सवाल उठाओगे उनके क्रिकेट पे, इट इज वैलिड। जहां पे आप प्रोफेशनल हो जाते हो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रोफेशनल तो हो जाता तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जहां पे आप थोड़ा पर्सनल हो जाते हो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंड वो चीज फैंस को अवॉइड करनी चाहिए। तो आई थिंक किसी को भी अपने सर पे मत चढ़ाओ, एंड सबको एक ऑब्जेक्टिवली नजर से देखोगे तभी इंडियन क्रिकेट का भला होगा। और हाँ, मतलब अगर हमको एक स्टेटमेंट पास करनी हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट ये होने वाली है, जो प्लेयर्स गए हैं वो भी, उनका भी परफॉर्मेंस का इशू था, सिक्योरिटी नहीं मिली, लेकिन धोनी भी जो कि ट्रस्ट कर सकते थे, जिन्होंने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, उनको ट्रस्ट नहीं करा गया। जिन प्लेयर्स को आपने बाद में ट्रस्ट करा वो आगे लेजेंड्स तो बने, लेकिन क्या वो वर्ल्ड कप ला पाए ओडीआई का? तो क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव था 2012 में वो फुलफिल हुआ है इस विजन का? बहुत ग्रे एरिया है, एंड हर कोई ग्रे कैरेक्टर है। इसी नोट पर आई थिंक इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आपके ओपिनियन में कौन सही था, कौन गलत था, आप कौन से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब दोबारा से कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मोहित दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।